है, जो जो कि जो नेटिव क्रॉप्स होते हैं, स्पेशली जो मिलेट्स होते हैं, उनके ऊपर जानकारी देने के लिए ये सेशंस रखे गए हैं, जिसके लिए हमने हमारी गंगा प्रहरी मेंटर और एक रिनाउंड जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, अरोमा थेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हैं, मिलेट प्रमोटर हैं और हमारी खुशकिस्मती से एक ट्रेंड मिलेट शेफ भी हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती अनुपमा कोलियाल जी का, जिन्होंने समय निकाला और हमें मतलब अपना कीमती समय इस टाइम पे दिया, ताकि वो हमें सिखा सकें कि इस पेंडेमिक के समय जब हम बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टरों को स्वयं अप्रोच नहीं कर सकते कई कारणों से, तो इस समय में हम अपने घरों में रह के अपने किचन से कैसे ऐसी गुणवत्ता चीज़ों का जो गुणवत्ता चीज़ें बना सकते हैं, अपने परिवार को उनका सेवन करवा सकते हैं, जिनसे कि हमारी शारीरिक जो शक्ति है, शारीरिक क्षमता है, उसका विकास हो सके। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम धरातल पे जहाँ हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ की अगर हम उगाई हुई उत्पादों का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उस जगह के रहने वाले लोगों को फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुलती हैं, और जो ट्रेडिशनली वो चीजें करते आ रहे हैं, उन चीजों को प्रमोट करने का हमें एक मौका भी मिलता है। तो ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं आपको एक और चीज की इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगी कि आज के इस सेशन में ना केवल हमारे साथ उत्तराखंड के गंगा प्रहरी जुड़े हुए हैं, जहाँ के की जो मिलेट्स हैं, जो अनाज है, उनके बारे में मैडम हमें बताएंगी, साथ ही साथ उनकी उनकी वैल्यू एडिशन करके हम किस तरह से नए उत्पाद बना सकते हैं, गुणवत्ता उत्पाद बना सकते हैं, वो बताए जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज हेस्को, जो कि एक रिनाउंड है उत्तराखंड के क्षेत्र में, हेस्को के रिप्रेजेंटेटिव ने भी हमें इस वर्कशॉप में ज्वाइन किया है, और मुझे अपने गंगा प्रहरियों को खासकर की बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिन मैडम लोगों ने आपको आके बेकरी की ट्रेनिंग और इस तरह से चीज़ों की ट्रेनिंग दी है, वो भी आज आपके साथ क्लास में बैठ के मैडम से और चीज़ों के बारे में सीखेंगी। तो अब मैं डॉक्टर रुचि बडोला जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारी गेस्ट का स्वागत करें और उनके बारे में चंद शब्द कहें। मैम। थैंक यू दीपिका। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। इस कोरोना काल में जब हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो सबके चेहरे देखने का बहुत मन कर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर। तो देखिए, जो दीपिका ने अभी आपको बताया कि कोई भी बीमारी होने से हम लोग डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, और अनुपमा मुझे हर बार एक बात कहती हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो किचन है वही हमारे लिए डॉक्टर भी है, वही हमारे लिए इलाज भी है, और वही हमारी सेहत का जो सेहत को जो बना सकता है, वो सब कुछ हमारे किचन में है। हमें ना बाजार जाना है, ना डॉक्टर के पास जाना है। हम जो अनाज हमारे क्षेत्र में उगता है, हमारे यहाँ मंडुआ होता है, हमारे यहाँ झंगोरा होता है पहाड़ में। उत्तराखंड के तो दो मुख्य मिलेट यही हैं, पौनी होती है, और इनसे हम ना केवल केक और बिस्किट बना के बेचें, वो तो चलिए करेंगे ही, उसके लिए हम आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं, लेकिन उसके अलावा आप अपने और अपने परिवार की सेहत को किस तरह बचा सकते हैं, और खास तौर पे इस कोरोना काल में आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और दुर्भाग्यवश अगर किसी को कोरोना हो जाए, तो उसके बाद आप अपनी सेहत का किस तरह से अपने घर के ही उत्पादों के द्वारा, जिसका कोई भी बुरा असर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे कैसे कर सकते हैं। और अनुपमा तो जैसे कि बताया आपको दीपिका ने, एक ट्रेंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, परंतु उनको इतना इंटरेस्ट रहा इसमें, न्यूट्रिशन में, और क्या कहना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक खान पान में, कि उन्होंने उस फील्ड को छोड़ के बहुत सारी ट्रेनिंग इस क्षेत्र में करी है, और अब वो एक जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट है, खास तौर पे मिलेट को लेके। और हम सभी लोगों ने
उनके सुझावों से, उनकी बताई गई जो भी उन्होंने हमें रेसिपी बताई, जो भी वो हम सुझाव देती हैं, उससे बहुत कुछ सीखा, समझा और अमल करा। और मैं तो आपको अपना ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैं उनकी बताई हुई कुछ चीज़ों को बहुत अमल करती हूँ। और जब मुझे कोविड हुआ, तो बहुत बुरी तरह से हुआ। परंतु मैं हमेशा अनुपमा से यही कहती हूँ कि शायद जो तुमने मुझे बताया था, उसकी वजह से मैं बच गई, क्योंकि मैं उसको बहुत फॉलो करती थी कुछ चीज़ों को। तो उतना बुरा असर उसका, और आज भी मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरे को कोई कमजोरी, या जो लोग बोलते हैं कि बहुत कमजोर, मैं बिल्कुल इस तरह की कोई भी चीज महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने फिर से उनके बताई हुई चीजों पे अमल करना शुरू करा। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत ध्यान से उनकी बातें सुने। आज वो हमें कुछ बताएंगी और कल और परसों में वो बनाकर भी दिखाएंगी। बहुत ही साधारण चीजें जो कि आप अपने घर में अपने ही और अपने परिवार के लिए बनाइए। पहले तो अपने को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है। उसको कब, उससे हम पैसे कमाएंगे, क्या कमाएंगे, वो तो बात की बातें हैं। तो अब कुछ ज्यादा ना कहते हुए मैं अनुपमा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि वो हमारी गंगा प्रहरी मेंटर भी हैं, और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला इस कार्यशाला के लिए। तो अनुपमा, ओवर टू यू नाउ। Thank you, ma'am. Thank you so much for such a wonderful introduction. और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला मेरी बात सुनने के लिए और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती है मेरी। जैसे कि मैम ने बता दिया, दीपिका ने भी आपको बता दिया कि मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की, बल्कि मैम की ही स्टूडेंट हूँ मैं। मैंने उन्हीं के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो उसके बाद से मैं क्वालिफाइड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट तो हूँ, और पिछले कुछ 2-3 सालों से मेरा इंटरेस्ट मेरे रसोई में इतना ज्यादा हो गया है कि मैंने रसोई की चीजों को, अपनी रसोई को इतना अध्ययन किया, अपने खान पान के तरीकों को, पकाने के तरीकों को इतना अध्ययन किया कि उसके बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंची हूँ कि इस रसोई को मैं रसोई नहीं कहूंगी, ये मेरा दवा खाना है, और इसकी केमिस्ट भी मैं हूँ, इसकी डॉक्टर भी मैं हूँ। तो ये मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि अगर आपका खाना पीना सही है तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। कम से कम आपकी शुरुआत आपके किचन से ही होनी चाहिए। हमें किसी और केमिस्ट और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई मेरी बात। अब हम आज की बात आगे बढ़ाने से पहले मैं 2-4 चीजें क्लियर करना चाहती हूँ टेक्निकल विषय में। क्या हुआ है कि मेरा स्क्रीन शेयर में कुछ इश्यूज हैं, तो आज की टॉक के सारथी आशीष हैं, तो आशीष अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और वो मेरा ये प्ले करेंगे स्लाइड शो। और दूसरी चीज, जहां तक क्वेश्चन आंसर का सवाल है, आप प्लीज अपने हैंड रेस कीजिएगा। हम टॉक के दौरान क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, हमारे पास काफी समय है, हम टॉक के बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। And Deepika, I will request you to coordinate the question answers. I'll answer them because I don't trust my system here so much. No Okay. issues, ma'am. I'll do that. Okay, fine. Okay, Ashish, to you now. You can start the slideshow, and thank you so much for being our Sarathi. Okay, okay. दिख रहा है मैम सबको? आप लोगों को दिख रहा है स्लाइड शो? हाँ, दिख रहा है। आशीष दिख रहा है। ठीक है मैम। फाइन। और आप सब लोग अपने को म्यूट रखिएगा while the talk is going on. मैं सबकी बात बाद में सुनूंगी, ठीक है? अच्छा, तो हम आज की वार्ता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका नाम रखा है मिलेट मिलाप, अ हेल्थ बूस्टिंग पाथ। अब मैंने इसका नाम मिलेट मिलाप क्यों रखा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पर हम अभी बात करते हैं आज की संदर्भ की। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ किस तरह से महामारी फैली हुई है, कितना डर का माहौल है, लोग घरों में डर के मारे बैठे हुए हैं। मतलब हर जगह से बुरी खबर आ रही है, देखकर ही जो है इंसान दहला जाता है, इस तरह का माहौल है। तो ऐसे में हमने एक शब्द बहुत सुना है, इम्यूनिटी बूस्टिंग, कि कैसे हम अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएं। ये कहा जा रहा है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो लोग बचेंगे, वो लोग इस रोग से लड़ पाएंगे। अगर उनको हो भी गया तो वो लोग इस रोग से बाहर निकल आएंगे, और जिनकी बहुत स्ट्रांग है हो सकता है उनको हो भी ना, होगा भी तो सिम्टम नजर नहीं आएंगे। इस तरह की बातें हमें हर जगह सुनने को मिल रही हैं। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में इम्यूनिटी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। दूसरा एक और हम शब्द सुन रहे हैं, कोमॉर्बिडिटी,
ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, जो लोग ऑलरेडी इस बीमारियों से ग्रस्त है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को इस रोग से बच के रहना चाहिए क्योंकि उनको ज्यादा खतरा है इस रोग से। तो इस तरह की जो है हर जगह हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाना, और हम लोग घर में बंद हैं, तो हम घर में रह के ऐसा क्या कर सकते हैं, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आज इस वार्ता के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक छोटे से परिवर्तन, अपने खान पान के एक छोटे से बदलाव से आप किस तरह एक रोग मुक्त जीवन बिता सकते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात शायद ज्यादा हम लोग सुन रहे हैं इस बात को, पर ये हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए आप एक छोटा सा परिवर्तन लाएंगे और आप देखिएगा किस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट आशीष। ओके मैम। इट्स नॉट चेंजिंग। हुआ मैम? नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड करो। नहीं, इससे पहले एक और है, यू आर स्किप्ड। सेकंड में आओ। यस मैम, दिस वन। आई एम सॉरी अबाउट दिस टेक्निकल ग्लिचेस, सो सॉरी। नो मैम, आ गया है। ओके, और पीछे चलो। हाँ, अब नेक्स्ट में आओ, सॉरी। यस मैम। नेक्स्ट अबाउट व्हाट आर मिलेट्स में आना आशीष। यस मैम, आ रखा हूँ मैं, उसी वही ऊपर। नहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? व्हाट आर मिलेट्स दिखाई दे रहा है। ओके, दिख रहा है। मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो नाउ व्हाट आर मिलेट्स। तो अगर हम मिलेट्स की बात करें तो आप इस अंग्रेजी नाम से जो है बिल्कुल ना घबराइएगा। ये सिर्फ नाम ही ऐसा है, पर ये हमारे पुराने जाने पहचाने बहुत सदियों से इस्तेमाल होने वाले अनाज के दानों का नाम है, जैसे ज्वार, बाजरा, कोणी, झंगोरू, इन सबको मिलेट कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच है। ये मोती के वो दाने हैं जो कि पोषण से भरपूर हैं। और जैसे कि हम लोगों के घर पे आजकल ना मिलेट नाम बड़ा चल रहा है, बड़ा चलित हो रखा है। मेरे घर में हर समय मिलेट होता रहता है। तो मेरी बेटी जो है इतनी इम्प्रेस है इस नाम से, वो उसका कहना ये है कि जो अगला हमारे घर में पेट डॉग जो भी आएगा उसका नाम हम मिलेट रखेंगे। इस तरह से घुस गया ये हमारे जीवन में इस समय। तो मैं मिलेट के बारे में ये बताना चाह रही थी कि ये नाम जरूर अंग्रेजी है। हो सकता है अंग्रेजों ने सोचा हो कि इतने तरह के मिलेट है, कहाँ हम अलग अलग नामों से याद करते रहे, तो उन्होंने ये जो छोटे गोल गोल अनाज हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जिसको वो मिलेट्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट में आना आशीष। हिस्ट्री ऑफ मिलेट्स में। हाँ, नाउ हिस्ट्री ऑफ मिलेट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये बहुत सबसे पुराने अनाज हैं, और ये इतने पुराने हैं कि ये स्टेपल थे, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते थे। इसकी हिस्ट्री 5000 साल से पहले की है। ना केवल इंडिया में, देश विदेश में ये इतने खाए जाते थे और उगाए जाते थे। इनको मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है, इनको गरीबों के अनाज के नाम से भी जाना जाता है। तो 1960 में जब हरित क्रांति आई, उससे पहले 70% किसान सिर्फ मिलेट उगाया करते थे, और ना केवल उगाते थे और खाते भी थे। 70% पॉपुलेशन यही उगाती थी। पर हरित क्रांति के बाद 1960 के बाद जो है ये धीरे धीरे कम होता रहा, और आज की डेट में सिर्फ 20% खेती होती है मिलेट की। अब हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, जो कि हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दोनों दक्षिण भारत में पढ़ते हैं। तो वहाँ के जो कई बारी उन लोगों को जो है लोकल खाना खिलाया जाता है। तो मैं जब एक बारी बच्चों से मिलने गई तो उस दिन वहाँ पे बड़ा अच्छा एक भात बना था, गोल गोल तरीके का, और बड़ा स्वादिष्ट लगा मुझे वो भात। तो मैंने जब मैं सेक्रेटरी से पूछा तो उसने मुझे बोला ये फॉक्सटेल मिलेट है, अगर आपको पसंद है तो आप जो है ले लीजिए, हम लोग स्टोर में इसको बेचते भी हैं। और मैं 160 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो खरीद के लाई।
और मैं घर आके बहुत एक्साइटेड थी। मैंने वो भात बनाया, अपने पापा को इनवाइट किया और मैंने बोला आज मैंने एक नई चीज़ बनाई है जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मेरे बच्चों को तो ये भी खिलाया जाता है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा है वैसा है। तो पापा जब आए और उनको मैंने दिखाया तो पापा कह रहे अरे ये तो कोड़ी है। मतलब कोड़ी है। अब आप लोगों को जैसे पता ही चला, मैं जो हूँ उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, मेरा ननिहाल जो है देवप्रयाग में है, मेरे पापा भी वहीं के बगल के एक गाँव में पले बड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब ये हमारी जानी पहचानी कोई चीज है। और पापा ने देखते ही बोला अरे ये तो कोड़ी है, मैंने बचपन में बहुत खाया है, फॉक्सटेल मिलेट था वो। और बोलते हैं ये तो मेरा पुराना दोस्त है। तो जब पापा ने ऐसे बोला तब मुझे एकदम एक ऐसी फीलिंग आई, वही मिलाप की फीलिंग। मुझे ऐसा लगा कि अरे ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से यहाँ पे थी, बस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से बिछड़ गए थे ये अनाज हमसे। अदरवाइज इनसे मिलना ऐसा था जैसे कि आपका पुराने दोस्तों से मिलना है। और वो दोस्त जो आपके लिए इतना अच्छा है, हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जब मैं ये टॉक का नाम दे रही थी तो मेरे को वही दिन याद आ रहा था, तो मैंने इस टॉक का नाम इसीलिए मिलेट मिलाप रखा। नेक्स्ट। यस मैम, टाइप्स ऑफ मिलेट्स। हाँ, अब टाइप्स ऑफ मिलेट की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे कम से कम 200 टाइप मिलेट्स होते हैं, पर हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, उसके बारे में ना कोई ज्यादा रिसर्च हुई है, ना उनकी इतनी खपत है, तो हमें उन मिलेट्स के बारे में अभी ज्ञान नहीं है। अभी भी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको बहुत एक्सप्लोर करना है। पर कॉमन 9 मिलेट्स हैं जिनको कि हम लोग इस्तेमाल करने लगे, उनके बारे में हम जानने लगे, उनके गुणों के बारे में हम जानने लगे हैं। और ये 9 मिनट कोई नए नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं, पर फिर से लोग इसकी तरफ इनका झुकाव हो रहा है क्योंकि लोगों को इनकी वैल्यू पता चल गई है। अब ये 9 मिलेट्स क्या हैं? ये 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स क्या होते हैं? मेजर से आपको नाम से समझ आ रहा होगा, बड़ा, जो ज्यादा है। तो मेजर मिलेट साइज में थोड़े बड़े होते हैं और एबंडेंटली ग्रोन मींस ज्यादा एरिया में ग्रो किए जाते हैं और वाइडली यूज, ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ग्रेन नेकेड होते हैं। नेकेड माने आप जैसे इसको पौधे से झाड़ते हैं, जैसे ही आप पौधे से इसको झाड़ेंगे आप सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई छिलका नहीं होता है, इसलिए इनको नेकेड ग्रेन कहा जाता है। और आप इन ग्रेन से आटा बनाते हैं। आप इन ग्रेन्स को साबुत नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये इनको पकाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इनको अगर आपको पकाना है तो आपको या तो इनको दलिया फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, आप तभी पका सकते हैं, या आप इसको आटा फॉर्म में खाएंगे। तो अब देखिए ये इसमें कौन कौन से आते हैं जो नोन है। जवार, बाजरा, जो कि हमारे एरिया में इतने नहीं उगते हैं, राजस्थान महाराष्ट्र साइड गुजरात में ज्यादा उगते हैं। और रागी, रागी जो कि मंडवा, हमारा कोदा, जिसको हम फिंगर मिलेट कहते हैं। फिंगर मिलेट इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि वो उंगली की तरह दिखता है, उसका धान जो होता है बिल्कुल उंगली की तरह दिखता है, तो उसका नाम है फिंगर मिलेट। तो रागी इसको साउथ में बोला जाता है, बल्कि मंडवा और कोदा जो है इतना इसका नाम पॉपुलर नहीं है क्योंकि साउथ इंडिया में इसको इतना पॉपुलराइज कर दिया गया है कि सारी दुनिया इसको अब रागी के नाम से जानने लगी है। वैसे इसका हिंदी नाम नाचनी है। आप देखेंगे अब हर तरह के रागी बिस्किट, रागी केक, क्योंकि साउथ में जो है, कर्नाटका में स्पेशली जो है, मैक्सिमम इसकी वो होती है, रागी उगाया जाता है। तो मंडवा और कोदा जो है हमारा लोकल नाम है इसके लिए। ये मेजर मिलेट में आता है और जिसको हम आटे के फॉर्म में यूज करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए। दूसरे हो गए माइनर मिलेट्स। अब माइनर मिलेट्स में छोटे, जिनको कम मात्रा में उगाया जाता है, पॉकेट्स में उगाया जाता है इनको। और इनके ऊपर जब ये पौधे से अलग होते हैं, इनके ऊपर एक छिलका होता है जिसको हस्क कहा जाता है। ये हस्क जो है खाने से पहले हमको उतारना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हस्किंग। तो हम इसको छिलके के साथ नहीं खा सकते। और ये जो होते हैं चावल जैसे होते हैं, जब आप इन्हें पकाएंगे तो ये चावल जैसे दाने होंगे, तो इसलिए इस मिलेट को हम मिलेट राइस भी बोलते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं ये 6 तरह के मिलेट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लिटिल मिलेट, जिसका हिंदी नाम है कुटकी। कोदो, याद रखिएगा ये मंडवा वाला कोदो नहीं है, ये कोदो जो है एक राइस मिलेट है जिसको हिंदी में कोदरा या कोदरी बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ में बहुत उगाया जाता है। तो हम जिसको कोदा बोलते हैं ये वो वाला कोदा नहीं है, ये कोदो है जिसका हिंदी नाम कोदरा या कोदरी है। और हो गया बार्नीयार्ड मिलेट, यानी कि झंगोरू या सवा के चावल जो लोग व्रत में खाते हैं, बार्नीयार्ड मिलेट, झंगोरू जो हमारे यहाँ का मिलेट है। प्रोसो एक और मिलेट है जो कि साउथ इंडिया में उगाया जाता है। ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी कहते हैं, ये भी साउथ इंडिया में बहुत उगाया जाता है। फॉक्सटेल,
कंगनी या कोड़ी, ये वही वाला फॉक्सटेल है जिसको मेरे पापा ने बोला था ये उनका पुराना दोस्त है, कि जो उत्तराखंड में भी उगाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोकल नाम में कोड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट। Yeah, ma'am. Top 10 millets producing states of India. हाँ, तो इफ यू सी, ये मैप में देखेंगे, लाइक मैप इज नॉट वेरी क्लियर, मैंने नेट से ये लिया है, बट देन आप देखेंगे कितना यूनिफॉर्मली कैसे हर जगह कोई मिलेट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम आज सिर्फ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इन्होंने 2 तरह के मिलेट दिखाए हैं, एक है फिंगर मिलेट और एक है झंगोरू बार्नियार्ड मिलेट। जबकि मैंने कहा कि यहाँ पे कोड़ी भी होता है, और मतलब मैंने कुछ लोगों से बात करी कि कोड़ी होता है, तो कुछ लोगों को पता है वो अपने लिए उगाते हैं, ऐसे कमर्शियली नहीं उगाते, या अब नहीं उगा रहे हैं, या चक्रौता साइड में कुछ लोग उगा रहे हैं, पर कहीं पे मैप में उसका जिक्र नहीं है, मतलब वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कोड़ी यहाँ पे होता है। अभी भी लोग जो है फॉक्सटेल को जो है साउथ की फसल मान रहे हैं। ठीक है, तो फिंगर मिलेट और बार्नियार्ड मिलेट हमारे उत्तराखंड में होता है। और जहाँ तक कि बार्नियार्ड मिलेट झंगोरू की बात है, कमर्शियली पता नहीं कितना होता है, लोकली बाजार में जरूर बिकता है, पर ज्यादातर लोग इसको या तो उगाना भी कम कर दिया या अपने खाने पीने के लिए ही उगा रहे हैं। जहां तक मंडवे का सवाल है, फिंगर मिलेट, पूरी कंट्री का 10% फिंगर मिलेट जो है उत्तराखंड में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हमारा कहीं नाम है इस मिलेट के प्रोडक्शन में देश में। नेक्स्ट। Why millets? ओके, नाउ इट्स वाई मिलेट्स। हम लोग आज यहाँ जमा हो रखे हैं और हम अनाज की बात कर रहे हैं। हम क्यों बात कर रहे हैं अनाज की? अच्छा, मैं एक और चीज बहुत क्लियर कर दूं, आज हम जो भी पोषण की बात कर रहे हैं हम अनाज को लेके कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमारा पूरा फोकस अनाज पे है, क्योंकि अनाज हमारा स्टेपल डाइट है, जो कि हम रोज खाते हैं, दिन में 3 बारी, 7 दिन पूरे साल। हम सब्जियां बदल बदल के खाते हैं, हम दाल बदल बदल के खाते हैं, हम फल बदल बदल के खाते हैं, पर हमारा अनाज वही सेम रहता है। तो हम आज अनाज पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आज हम क्यों मिलेट की बात कर रहे हैं, क्यों लोगों ने मिलेट की बात करना शुरू कर दिया, या हम क्यों जानना चाहते हैं कि हमें चाहिए या होने चाहिए? सबसे पहले तो इसका एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स है, किसानों के लिए क्या बेनिफिट है। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर एनवायरनमेंट, वातावरण के लिए। हम सब लोग यहाँ पे गंगा प्रहरी हैं, जैसे कि हम, हमारे लिए कितना जरूरी है अपने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करना, हम सब उसी एक गोल में जुट होके काम कर रहे हैं। तो जो लोग मिलेट उगा रहे हैं वो भी एक तरह से इसी तरीके का काम कर रहे हैं, अपने वातावरण के लिए, अपने वातावरण के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। तो वो सब लोग जो है हमारी टीम के ही मेंबर हैं, किसी ना किसी तरीके से वो वातावरण में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। देखिए, जो मिलेट है ना वो बहुत कम पानी में उग जाता है, वेरी वेरी लो रेनफॉल, ड्रॉट कंडीशन बोलते हैं जिसको, सूखे की कंडीशन में भी ये उग जाता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये फ्लड को भी झेल जाता है, अगर पानी भी आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, इसको भी झेल जाता है। 1 किलो मिलेट उगाने के लिए आपको सिर्फ 200 लीटर पानी की जरूरत है। अगर आप उससे को कंपेयर करें पैडी, राइस, चावल या गेहूं से, तो हमको 9,000 लीटर, ऑलमोस्ट 10,000 लीटर पानी चाहिए 1 किलो गेहूं उगाने के लिए, या 1 किलो चावल उगाने के लिए हमें इतना ज्यादा पानी की खपत है। तो आप सोचिए कि ये सिर्फ रेनफॉल, आपकी जितनी रेन होगी उसमें ही उग जाएगा। बल्कि मुझे यहाँ पे एक और अपना स्टोरी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, वो भी मेरे पापा के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। तो जब मैं घर में बहुत मिलेट की बातें करती थी, तो पापा से बहुत डिस्कस करती रहती हूँ कि आप लोग क्या करते थे, आप लोग क्या खाते थे, ये सब ना। तो पापा बता रहे थे कि उनके दादा परदादा लोग ये बता रहे थे कि जब एक बारी कभी गोरखों का अटैक हुआ था हमारे उत्तराखंड में, तो उन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी, बहुत जो है कत्लेआम मचा था, गांव-गांव जाके लोगों को मारा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मंडुआ उगाया हुआ है लोगों ने खेतों में, तो वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान करवाना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उगे हुए खेत में, जिस खेत में ऑलरेडी हल चला हुआ था, बोया हुआ था मंडुआ, कई बारी हल और चला दिया, कई बारी हल और चला दिया, इतना हल चला दिया उसमें कि उन्होंने सोचा कि अब इनकी क्रॉप तो बर्बाद हो जाएगी। और उस साल भगवान की ऐसी दया रही, कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उस साल इतना ज्यादा मंडुआ हुआ उत्तराखंड में, इतना ज्यादा मंडुआ हुआ उत्तराखंड में कि जिसकी कोई उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना मंडुआ हुआ। तब से उन लोगों को एक और बात समझ आ गई कि
अभी भी कहते हैं, ये प्रचलन है, मुझे तो पता नहीं, मैं किसानी से नहीं जुड़ी हुई हूँ, कि मंडवा बोने के बाद एक बारी और हल चलाया जाता है। ये मानना, अब लोगों को उस दिन ये जानकारी होगी कि अगर इसके बाद अब दोबारा हल चला लेंगे तो दोबारा क्रॉप हो जाएगी। ये सिर्फ कहीं कहीं कहानी है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर मुझे ये सुनने में मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत रेजिस्टेंट क्रॉप है, आसानी से तबाह नहीं होती है। और दूसरी चीज है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, इसमें कीट पतंगे इसका नुकसान आसानी से नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सेफ है। आपको इसको फ्यूमिगेट करने की जरूरत नहीं है, कोई कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको उगाने के लिए आपको कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज को ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं, जैसे आजकल कितना ऑर्गेनिक का चलन हो रहा है, हम जानबूझ के ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, और वही चावल जो हमें 40 रुपए किलो मिलता है, हम 200 रुपए किलो ले रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। तो आप सोचिए ये आपका कितना ऑर्गेनिक है, इसमें किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं है। ना केवल ये, अगर आप कीटनाशक और कोई खतरनाक केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जमीन कितनी सुरक्षित है, उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं, आपके नदी नाले कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि इसकी तरफ से कुछ भी वहां पर केमिकल नहीं जाएगा अगर इस तरह की खेतियां हुई तो। और दूसरी चीज जो किसानों के लिए उपयोगी है कि इसमें मिनिमम टूल्स चाहिए। इसमें जो आपको जो टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, आपको कोई ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बहुत कम टूल्स में ही जो है ये खेती की जा सकती है। और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, मेरे ख्याल से ये 4 से 6 महीने में जो है अपना फल दे देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल इसकी देखभाल करनी है और तब जाके जो है ये जो है आपको फसल देगी। तो बहुत कम टाइम में ये किसान क्या उपज दे देती है। और जैसे हमने बात करी है कि लो फर्टाइल स्लो में सॉइल में भी उग जाती है, कम जो है आपको कोई भी जो है सॉइल में किसी भी तरीके का कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कि उसको फर्टाइल करने की जरूरत नहीं, ये उग जाएगा अपने आप में। और मिलेट फील्ड्स कहते हैं बड़े बायोडाइवर्स होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में क्या करते हैं, 6 से लेके 20 तक की क्रॉप्स आप एक साथ मिलेट में डाल सकते हैं। ये नहीं है कि आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि पैडी का फील्ड जो चावल का होता है, जिसको धान बोलते हैं, धान ही धान होता है, इसमें आप एक ही फील्ड में कई कई तरह के मिलेट ऊपर उगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि किसान को एक ही जगह में कई तरह की क्रॉप मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये, जो अनप्रोसेस्ड ग्रेन होते हैं, जिसके छिलका हमने नहीं निकाला होता, अगर हम उन्हें स्टोर करेंगे तो वो कई सालों तक रहेंगे बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी कीट के अटैक के। किसी फ्यूमिगेशन की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको उनको एयर टाइट कंडीशन में स्टोर करना है। तो आप देखिए कितना फायदा है एनवायरनमेंट को अगर हम लोग जो है मिलेट उगाने की बात करें तो। नेक्स्ट। या मैम, हेल्थ बेनिफिट्स। अब अभी तो हमने बेनिफिट टू एनवायरनमेंट की बात करी। अब जो आज का जो मेन फोकस है कि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए कैसे उपयोगी है। अब जब हम हेल्थ की बात करेंगे यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले मतलब मैंने जैसे इसको ना न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। न्यूट्री सीरियल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोषण से भरपूर हैं। ये पैकेट हैं जिसमें कि कूट कूट के पोषण भरा हुआ है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको हेल्थ बेनिफिशियल की डिटेल्स बताने से पहले जो है बताना चाहती हूँ डॉक्टर खादरवली के बारे में। ये डॉक्टर खादरवली जो है, इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये साउथ इंडिया मैसूर में रहते हैं, और इनका जिक्र करना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मिलेट को प्रमोट किया इंडिया में, इसीलिए इनको ये खिताब मिला मिलेट मैन ऑफ इंडिया का। क्या हुआ था, ये एक साइंटिस्ट है, अपने आप में एक साइंटिस्ट है। आज से 30 साल पहले ये यूएसए में रहते थे। यूएसए में मतलब बहुत अच्छी नौकरी, एमएनसी कंपनी में खूब डॉलर में कमाई हो रही थी, खूब अच्छे सेटल्ड थे, बढ़िया करियर था। तो इन्होंने वहां देखा कि छोटी छोटी बच्चियां, 9 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां, वो प्यूबर्टी अटेन कर जा रही हैं। प्यूबर्टी अटेन करना मीन्स उनको जल्दी पीरियड्स हो जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां इतना वेट पुट ऑन कर रही हैं, अस्थमा, एलर्जी, इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस उन्होंने देखी। और उन्होंने सोचा कि ये जगह उनके लिए नहीं है। उन्होंने बोला इस जगह का खान पान बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। इस तरह की बीमारियां होने का कारण ही यही है कि इनका खान पान में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया, अपनी बीवी, उस समय वो प्रेग्नेंट थी उनकी बीवी, उन्होंने बोला मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा यहाँ पैदा हो, मैं इंडिया जाऊंगा, मैं वहीं पे अपने बच्चे का लालन पोषण करूंगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं अपने ही देश में ले जाऊंगा अपने बच्चों को। तो ये उसके बाद जो है इंडिया आ गए, मैसूर कर्नाटका में।
और इन्होंने कम से कम 20-22 साल रिसर्च किया अलग अलग अनाज के दानों में, और फिर ये एक कंक्लूजन में पहुंचे जो मेरा अगली स्लाइड बताएगा। आशीष नेक्स्ट स्लाइड बताओ। तो ये कंक्लूजन में पहुंचे कि इन्होंने क्या, अभी मैं फिर से दोबारा इस बात को इंसिस्ट कर रही हूँ कि हम सिर्फ ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अनाज की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अनाज की 3 कैटेगरीज बनाई। नेगेटिव मतलब निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, नकारात्मक नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स जो ठीक ठीक है, अच्छे बुरे मतलब ठीक ठाक, कोई बुरे भी नहीं अच्छे भी नहीं, ठीक ठाक, और पॉजिटिव ग्रेन मतलब संपूर्ण ग्रेन, सकारात्मक ग्रेन्स। इन ग्रेन्स को इन्होंने हीलिंग ग्रेन्स भी कहा। हीलिंग ग्रेन्स में जो ग्रेन्स आपको ठीक कर सके, इसका इन्होंने नाम दिया श्री धान्य। श्री मने छोटे, धान्य मने अनाज, छोटा अनाज। तो नेगेटिव ग्रेन्स में इन्होंने डाला पैडी, राइस, चावल और गेहूं, आटे को। न्यूट्रल में इन्होंने डाला बाजरा, मंडुआ, ज्वार, हमारा मंडुआ भी न्यूट्रल ग्रेन में आता है, अच्छी कैटेगरी में आता है। और पॉजिटिव ग्रेन में उन्होंने डाला कुटकी, लिटिल मिलेट, बार्नियार्ड, झंगोरू जो हमारा उत्तराखंड में भी उगता है, कोदो, कोदरी, फॉक्सटेल मिलेट, कोनी दूसरा आइटम जो हमारे उत्तराखंड में उगता है, ब्राउन टॉप। इन 5 को इन्होंने जो है पॉजिटिव ग्रेन का नाम दिया। संपूर्ण ग्रेन, संपूर्ण अनाज, छोटा अनाज जो संपूर्ण है, ठीक है। अब आप कितने आश्चर्य की बात है, मतलब ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। नेगेटिव ग्रेन जिसको उन्होंने चावल और गेहूं को उन्होंने बोला ये नेगेटिव ग्रेन है, हम लोग इस ग्रेन को दिन रात खा रहे हैं, बिना बदलाव के खा रहे हैं। और सोचिए आप, मतलब कहते हैं ना जान है तो जहान है, हम कमाई इसलिए रही है कि हमें खाना है, और जो हम खा रहे हैं उसमें हमारा कोई गुण ही नहीं है। इनकी रिसर्च के हिसाब से इसमें कोई गुण नहीं है अगर आप इन्हें कंपेयर करें बाकी मिलेट्स के साथ। तो हम बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं इनको। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, नेगेटिव ग्रेन इनको उन्होंने क्यों कहा? मेन कारण, वैसे पॉजिटिव ग्रेन में मैं आगे जाके बताऊंगी आपको कि बहुत सारे गुण हैं, पर एक सबसे बड़ा गुण जो पॉजिटिव ग्रेन्स को बाकी ग्रेन्स से अलग करता है वो है उसका डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है, अगर मैं हिंदी में समझा सकूं तो खाने में, हर खाने में एक तरह का रेशा होता है। तो जो इसका डाइटरी फाइबर है पॉजिटिव ग्रेन में बहुत ज्यादा है। आप देखिए गेहूं और चावल में 0.2 से लेके 1.2 ग्राम है 100 ग्राम में, न्यूट्रल ग्रेन में 1.3 से लेके 3.6 है बीच बीच का, पर इसमें देखिए 8 से लेके 12.5 है 100 ग्राम में। अगर आप 100 ग्राम पॉजिटिव ग्रेन खाते हैं तो आपको इतना ज्यादा रेशा मिलेगा, इतना ज्यादा फाइबर मिलेगा। और जहां तक गेहूं और चावल की बात है, ये हम बात कर रहे हैं अनमिल्ड की, जब प्रोसेसिंग नहीं हुई। सोचिए जो आपकी प्लेट में आ रहा है प्रोसेसिंग के बाद, जो पॉलिश्ड राइस आप खा रहे हैं उसमें ना के बराबर रेशा है, ना के बराबर डाइटरी फाइबर है, ठीक है। तो अब डाइटरी फाइबर ऐसी क्या चीज है कि भाई उसकी वजह से ये संपूर्ण ग्रेन बन गए? डाइटरी फाइबर का क्या फायदा है हमारे लिए? और डाइटरी फाइबर जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है पॉजिटिव ग्रेन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके नेगेटिव ग्रेन है इसमें डाइटरी फाइबर सिर्फ पेरिफ्री में है, बाहर, ठीक है, जो कि हमारा कितना निकल जाता है पॉलिश में और प्रोसेसिंग में, आटे के चक्की में, या कितना हमारा निकल जाता है। जो हमें वो सफेद बढ़िया सा आटा दिखता है उसमें कुछ फाइबर नहीं है, कहने के लिए हम चक्की से ला रहे पर उसमें कुछ भी फाइबर नहीं है, ना के बराबर फाइबर है। चावल में, पॉलिश्ड राइस में सिर्फ स्वाद है, आप पेट भर रहे हैं अपना। पर जो पॉजिटिव ग्रेन का कहते हैं फाइबर जो है वो इस तरह से बुना हुआ है, अंदर तक बुना हुआ है, वो बाहर बाहर नहीं है, अंदर तक बुना हुआ है। इसलिए अगर हम पॉजिटिव राइस को आटे के फॉर्म में खाएं, तोड़ के खाएं, कैसे भी खाएं, ये फाइबर हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एनालॉजी देती हूँ, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अगर मैं समझा पाई तो। आपने कभी देखा जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है उसका पिलर बनता है तो सरियाओं का एक ढांचा बनाया जाता है। तो आप ये सोच लीजिए राइस और व्हीट सरिया का वो ढांचा है जिसमें सिर्फ बाहरी सरिया है, ठीक है। ये सरियाओं को आप मान लीजिए रेशा, फाइबर, जिसमें एक बाहरी सरिया है सिर्फ, और उसमें हमने सीमेंट और कंक्रीट भर के एक खंबा बना दिया। तो अब देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी।
और इसका जो डाइटरी फाइबर का खंबा इस तरह का कुछ है जो जिसकी सरियां अंदर तक बुनी है। हमने ऐसे भी सरिया लगा दी, ऐसे भी सरिया लगा दी, हमने बिल्कुल उसको मजबूत बना दिया सरियाओं के साथ, और फिर उसमें जो है हमने सीमेंट और बजरी और उससे उसका खंबा तैयार किया। तो आप, मैं ये एनालॉजी देने की कोशिश करी तो इस तरह का कुछ फाइबर का स्ट्रक्चर है, इसमें अंदर अंदर तक फाइबर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट। रोल ऑफ ओके, अब फाइबर का काम क्या है हमारे शरीर में, हमारे अनाज में हमें क्यों जरूरत है फाइबर की। देखिए, अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर हमको सब्जियों से भी मिलता है, फलों से भी मिलता है, दालों से भी मिलता है, पर क्योंकि हम अनाज को फोकस कर रहे हैं तो हम उनकी फाइबर की बात नहीं करेंगे। और वैसे भी जो फाइबर हमको सब्जियों से और दालों से और फलों से मिल रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं है। आपको बहुत क्वांटिटी का फल को अपना पूरा खाना बनाना पड़ेगा वो फाइबर खाने के लिए, पर हम ऐसा नहीं करते। हम सलाद के 2 टुकड़े लेते हैं, फल हम कभी कभार 1 आध टुकड़ा खा लेते हैं, खाने के रूप में नहीं खाते हैं। तो खाने के रूप में हम क्या खा रहे हैं, अनाज। तो हमें अपना फाइबर उसी से लेना है जो हम ज्यादा खा रहे हैं, है ना। अपनी प्लेट आप आज सोच के देखिए, आपकी प्लेट में क्या होता है। प्लेट में, आधी प्लेट में तो भात होता है, थोड़ा सा उसमें सब्जी होती है और फिर एक दाल होती है। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके रोज के खाने में आपके अंदर, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ, इसमें हो सकता है कुछ बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जो मतलब उनका सिस्टम मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं एक आम अपने खान पान की जो जनरल हमारा रूटीन है उसकी बात कर रही हूँ। तो अब ये फाइबर करता क्या है, हमारा खाना जब भी मुंह से जाता है और नीचे तक जाता है ना, तो हमारे पूरे खाने को तोड़ता है। वो तोड़ता किसमें, ग्लूकोज में। हम केवल ग्लूकोज फॉर्म में ही खाने को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वही ग्लूकोज जो है हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है, और हमारे खून में दौरा करता है। खून में दौरा करके वो हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। तो खाना खाने के बाद उसमें 108 प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ग्लूकोज बन जाता है। तो जब हम गेहूं या चावल खाते हैं, ये 108 प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है, उस खंबे की तरह जिसमें सिर्फ बाहर से सरिया है, हम उसको जोर जोर से हिला रहे हैं, तो कितनी जल्दी उसका बजरी और सीमेंट गिरेगा। आप मतलब इस एनालॉजी को अगर समझ पाए तो, है ना, कितनी जल्दी जल्दी उसका सीमेंट। तो ऐसे क्या होता है, जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो हम बहुत जल्दी उसे पचा लेते हैं, वो हमारे खून में बहुत जल्दी घुल जाता है। खून में जल्दी घुलने से क्या होता है, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ग्लूकोज की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है, हमारा इंसुलिन, ग्लूकोज कहता है भैया इंसुलिन जल्दी करो, पैनक्रियास जल्दी करो, इंसुलिन निकालो, मुझे डाइजेस्ट करना है, मुझे ले जाओ लिवर के पास। फटाफट हमारा पैनक्रियास इंसुलिन निकालने लग जाता है और वो उसको फिर लिवर के पास ले जाता है। लिवर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, उसमें दुनिया भर के रिएक्शंस होते हैं, कुछ स्टोर करता है, कुछ करता है। और अब क्या हो गया, वो इतनी जल्दी ग्लूकोज बन गया कि हमारा इंसुलिन थक गया निकाल निकाल के उसको पचा पचा के। हाँ, और गेहूं और चावल का खाना हमारा 45 मिनट में पच जाता है। 45 मिनट के बाद हमें फिर लगता है यार अभी भूख लग गई, चलो कुछ और खाया जाए। फिर हम कुछ और खाते हैं, फिर वो ग्लूकोज में बनता है, और अभी हमारे शरीर में अभी भी हमारा बेचारा पेनक्रियाज और लिवर और बाकी चीजें पुराने वाले ग्लूकोज को ठिकाने में लगाने में लगे हुए हैं, हम और खा लेते हैं। तो जब ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, सालों तक चलती है, तो हमारे ये ऑर्गन दे गिव अप। हमारा पेनक्रियास बोलता है नहीं भैया मेरे बस का नहीं है, तुम खून में ही रहो, मैं और नहीं इंसुलिन बना सकता, मैं थक गया। ऐसे ही हमारा लिवर भी बोलता है भैया मैं अब इसको और नहीं पचा सकता, इसको नहीं बचा सकता, मैं थक गया, मेरे बस का नहीं है अब ये। क्या होता है उससे, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है और हम क्या हो जाते हैं, डायबिटिक। ऐसे हम इनवाइट करते हैं शुगर को, डायबिटिक लाइफ को अपने जीवन में। एक बार आपको शुगर हुआ, फिर उसके बाद तो कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपकी दुनिया भर की दूसरी बीमारियां की एक शुरुआत हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, जल्दी एब्जॉर्ब होना, जल्दी जो है आपके ब्लड में ग्लूकोज का जाना, ये जो है आपके बॉडी के अंदर लंबे समय में एक ट्रैफिक जैम कर देता है, ऑर्गन स्ट्राइक में चले जाते हैं या काम करना कम कर देते हैं। तो ये क्यों होता है, जब आपके खाने में फाइबर कम होगा। अगर मैं दोबारा उस खंबे की बात कर रही हूँ जिसको आप हिलाएंगे, जिसमें ढांचा बहुत कम होगा, तो जल्दी से आपका वो टूटेगा। ठीक है। और एक और मैं अगर इसमें एनालॉजी दी तो आपने कभी होस पाइप से, जैसे आप सिंचाई करते हैं पाइप से, सोचिए कि तेजी फ्लो से आप सिंचाई कर रहे हैं, क्या होगा अगर आप तेजी से पानी को वो करेंगे, तो जहां आप वो सिंचाई कर रहे हैं आप उसकी जड़ को खराब कर देंगे, उस पौधे को मार देंगे, उसको चोट पहुंचाएंगे। बस ऐसे ही होता है, ये ग्लूकोज जो है जिस तेजी की मात्रा से
हमारे बॉडी में रिलीज होता है जब फाइबर कम होता है हमारे खाने में, तो वो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। और इसलिए जो और क्या होता है, इसलिए हमारा मोटापा भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा खाना जल्दी पच रहा है, हमारा और खाने का मन करता है, हम चाहते हैं अब और खाएं, फिर हम और खाते हैं, तो इस वजह से हमारा मोटापा भी बढ़ता है। पर जब हम संपूर्ण मिलेट की बात करें, लिटिल ये जो माइनर मिलेट्स की बात करें या पॉजिटिव मिलेट्स की बात करें, उसका जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर फाइबर का बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो जब हमारे मुंह में जाता है, वो जो 108 प्रक्रिया है वो धीरे धीरे से होती है, वो धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करती है और हमें सेटिएटी महसूस होती है, हमारा पेट हमें भरा हुआ लगता है। कभी आपने देखा है झंगोरू खा के या मंडवे की रोटी खा के, आप गेहूं की 4 रोटी खाएंगे, मंडवे की 1 रोटी नहीं खा सकते, या झंगोरू अगर आप भात इतना खा लेंगे, आप झंगोरू ज्यादा नहीं खा सकते। क्या होता है, क्योंकि आपका थोड़े से ही में आपका पेट भर जाता है, आपकी बॉडी को वो एनर्जी मिल जाती है, आपका पेट भी भर जाता है। तो 100 ग्राम पॉजिटिव ग्रेन को पचाने में आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, जहां आपने 45 मिनट में गेहूं और चावल को पचा लिया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ पे अब न्यूट्रल मिलेट की बात करूं, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा न्यूट्रल मिलेट के बारे में क्या है। न्यूट्रल मिलेट जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपके गेहूं और चावल से बहुत अच्छा है, पर उसमें हीलिंग कैपेसिटी नहीं होती। हीलिंग कैपेसिटी माने जिसमें जो है आपके रोगों को ठीक करने की क्षमता। तो डॉक्टर खादरवली के हिसाब से ये जो हमारे पॉजिटिव मिलेट हैं, ये आपके रोगों को खत्म कर सकते हैं, इनमें रोगों को खत्म करने की क्षमता है पूरी तरह से। जो लोग इसको खा रहे हैं वो लोग रोगी नहीं होंगे, और जो लोग रोगी अगर इसको खाएंगे तो उनके रोग खत्म हो जाएंगे, उनका कहना ये संपूर्ण आहार है, संपूर्ण अनाज है। ठीक है। अब हम अगर देखें तो हमें एक एडल्ट को 35 ग्राम ग्लूकोज चाहिए पर डे में, जो कि हमको 100 ग्राम व्हीट से मिल जाता है। मेरे ख्याल से 100 ग्राम व्हीट हम एक खाने में खा जाते होंगे, तो हमें एक खाने में पूरे दिन का ग्लूकोज मिल जाता है। और हमारे खून में एक बार में 5 से 6 ग्राम से ज्यादा खून नहीं होता आफ्टर डाइजेशन के लिए, हमें इससे ज्यादा खून में ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। और अगर आप उस तरह का खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज को पचाने के लिए आपको 15 मिनट वॉक करना पड़ता है। तो सोचिए इतना ग्लूकोज को पचाने के लिए आपको कितना फिजिकल लेबर करना पड़ेगा। जो लोग बहुत फिजिकल लेबर करते हैं वो खाएं, वो पचा भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हम इतना फिजिकल लेबर आज की डेट में कर रहे हैं? नहीं। तो इसलिए जो है हमने देखा कि पॉजिटिव मिलेट्स जो है उनकी खास बात क्या है, उनका रेशा। उनका रेशा वैसे ही, अगर फिर मैं अब पाइप की बात करूं, तो अगर हम पाइप का मुंह बंद कर दें और धीरे धीरे सिंचाई करें, तो धीरे धीरे हम पौधों को पानी भी दे रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, हम उनको मार नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ये बैठ गया होगा कि किस तरह का इनका जो है फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं, जो इन सबको बाकी अनाज से अलग करता है और खास बनाता है। नेक्स्ट। यस मैम, रोल ऑफ फाइबर्स। अब देखिए रोल ऑफ फाइबर्स, अभी हम ऑलरेडी फाइबर की बात कर चुके हैं, पर इस फाइबर के मैं इसमें फाइबर भी जो है ना 2 तरह का होता है। एक होता है सॉल्यूबल, जो कि घुल जाता है, पानी में घुलने वाला सॉल्यूबल। एक होता है इनसॉल्यूबल, जो कि पानी में नहीं घुलता। तो जो इनसॉल्यूबल फाइबर है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, नारियल, आपने नारियल देखा है जो भूसे के साथ होता है बाहर, उसका बाहर का रेशा देखा है? आपने देखा है कभी उस रेशे से अगर आप बर्तन मांजे तो कितने चमकते हैं? तो वही इनसॉल्युबल फाइबर है। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ये हमारे आंतों को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को उसी रेशे की तरह, जैसे नारियल का रेशा साफ करता है वैसे ही साफ करता है। जो हम जब वो खाते हैं, जो इनसॉल्युबल फाइबर है, उससे हमें कभी कब्ज नहीं होगा, हमारा पेट साफ होगा। तो ये जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी साफ करता है। और जो सॉल्युबल फाइबर है इसका, वो हमारे खून में घुल जाता है, हमारे खून में घुल के हमारी सेल की सफाई करता है, एक एक सेल की सफाई करता है। इसलिए हर जो वो उन्होंने 5 मिलेट्स बताए हुए हैं, हर मिलेट के फाइबर अलग अलग तरह के और अलग अलग एरिया की सफाई करता है वो। इसलिए उन 5 को अपने खान पान में किसी तरीके से हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अभी उस बारे में हम फिर बाद में बात करते हैं। तो देख लिया, दूसरी बात हमने देख ली, स्लोज डाउन द डाइजेशन प्रोसेस, कि किस तरह से फाइबर ज्यादा होता है तो हमारा डाइजेशन धीमा होता है, हमारे पेट में खाना ज्यादा देर तक लगता है, हमें भूख कम लगती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस फाइबर का फायदा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट फीड्स द गट माइक्रोब्स। हमारे आंतों में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनका ये खाना है।
वो कीटाणु को ये खाना देता है, तब हमारे बाकी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। ये टॉपिक मैं कल पूरे डिटेल में बताऊंगी, आप अभी अपने इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये फाइबर हमारे लिए। जो हम ये इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ये इस फाइबर पे कितनी डिपेंड करती है। ये बात हम सिर्फ गट माइक्रोब्स में बात करेंगे, ये हम कल डिटेल्स में बात करेंगे, तो मैं आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी। बस मैं ये बताऊंगी कि फाइबर हमारे गट माइक्रोब्स की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ये उनका खाना है। आप उसको ये खिलाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कैसे होगी हम वो बात कल करेंगे। नेक्स्ट। अदर हेल्थ। हाँ से अब देखिए, जैसे कि हमने देख लिया, ये पूरी स्लाइड दिख रही है, मुझे ऊपर की एक लाइन नहीं दिख रही है। हाँ वो थोड़ा ऊपर। हाँ, तो अदर हेल्थ बेनिफिट, फिर से हम वही बात कर रहे हैं, डाइटरी फाइबर की बात मैं फिर से कर रही हूँ। यहाँ पे हमने देख लिया कि डाइटरी फाइबर होने की वजह से हम अपने को कितनी बीमारियों से बचा सकते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक इश्यूज, हेल्दी गट माइक्रोब, कितनी अगर हमारे खाने में फाइबर ज्यादा होगा तो हमें ये सब चीजें वैसे ही हमारी लाइफ से चली जाएंगी। और दूसरा, श्रीधान्य मिलेट की मैं बात कर रही हूँ, इसमें न्यूट्रल मिलेट्स नहीं आते। श्रीधान्य मिलेट अपने आप में जो उसको न्यूट्रल मिलेट से भी अलग करते हैं, वो है इनके फाइबर में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्नान। ये लिग्नान जो है, ये बहुत उपयोगी कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सेल्स की सफाई करता है, खासकर कैंसर सेल की सफाई करता है। ये कैंसर सेल को ऐसे खा जाता है। ये आर्मी है सेल्स की, जो आपके अंदर की जो गंदगी है, कैंसर के सेल्स हैं, उनको खा जाता है। तो ये हमारे न्यूट्रल मिलेट में नहीं है, ये मंडवे में नहीं है, ये ज्वार में नहीं है, बाजरा में नहीं है। उनमें फाइबर जरूर है पर ये लिग्नन नहीं है। ये लिग्नन हमारे सिर्फ ये छोटे मिलेट्स में है, जिसको कि हम संपूर्ण मिलेट कहते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं, उसमें ये लिग्नन है। और हम लकी है कि हमारे पास कोणी और झंगोरू है। मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर आप आज भी अपने घर में चावल की जगह झंगोरू खाना शुरू कर देंगे तो आप देखना, कोई घर में डायबिटिक है तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई और हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आते हाईली सेटिएटिंग। ये भी हमको पता है, हाईली सेटिएटिंग मीन्स हमारा पेट बहुत देर तक भरा रहता है। अगर हम कम खाना खाएंगे, हमारा पेट भरा रहेगा, तो हमें मोटापा ही क्यों होगा? मोटापा तो बीमारियों की जड़ है, तो होगा ही नहीं। और एक और है ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन, जैसे आपने देखा कि आजकल बड़ा चर्चा में ग्लूटेन फ्री ब्रेड, ग्लूटेन फ्री। ये ग्लूटेन क्या है? ये ज्यादातर विदेशों में, अमेरिका में, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिफाइंड आटों का खाना खाया जाता है, वहां पे ये बीमारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अब बल्कि इंडिया में भी बहुत देखी जा रही है। मतलब मेरी सास जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उनके पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी है। उनके हाथ में दाने हो जाते हैं, मुंह में दाने हो जाते हैं, उनके पेट में खुजली होती है। तो ये ग्लूटेन की वजह से होता है। ग्लूटेन क्या है? ये आटे में एक तरह का प्रोटीन है। आपने देखा है मैदा और आटा जब आप भूनते हैं तो कैसे खिंचता है, पर आप कभी मंडवे के आटे को खींच सकते हैं? वो एकदम टूट जाता है। तो वो आटा जो है, जैसे न्यूट्रल मिलेट्स और जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, ये ग्लूटेन फ्री है। वैसे तो चावल भी ग्लूटेन फ्री है, चावल का भी अगर आप आटा बनाएंगे तो ये ग्लूटेन फ्री है। तो ये ग्लूटेन फ्री होने की वजह से क्या होता है, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, मतलब ये बहुत कॉमन होने लगी है आजकल, स्पेशली बच्चों को भी बहुत कॉमन होने लगी है ग्लूटेन एलर्जी। और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, हम उनको बोलते रहते हैं डंडा लेके कि एक रोटी और खाओ, एक रोटी और खाओ, और बच्चों को लगता है कि हमें दाने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हमें हम रिलेट ही नहीं कर पाते कि ये क्या। कभी देखिएगा कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो रोटी खाते हैं उसके बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता, किसी तरीके का उनको एलर्जिक रिएक्शन महसूस होता है, पर हम उस बात को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमें लगता है तो हमारा खाना इससे नहीं हुआ होगा। हम 10 चीजें और सोचते हैं, अरे आज मैंने केला खाया उससे हो गया, आज मैंने फल खाया, हम उन दूसरी अच्छी चीजों को दोष देने लग जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी आदत है रोटी और चावल खाने की। और है ये अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन फूड जैसे न्यूट्रल मिलेट्स भी अल्कलाइन है और ये पॉजिटिव मिलेट्स भी अल्कलाइन है। अल्कलाइन क्या होता है? खाना में तासीर होती है, तासीर जैसे तेजाब की तासीर, जिसको हम एसिडिक फूड बोलते हैं। आपका गेहूं और चावल एसिडिक फूड है, चाय जिसको हम एसिडिक फूड बोलते हैं, जो एसिडिक फूड है, पका हुआ भोजन को भी एसिडिक, कई जो भोजन होता है जो पकते हैं वो एसिड बन जाते हैं, पर हमारे शरीर की तासीर है अल्कलाइन। तो आजकल आपको सुनने में मिला होगा, इवन ये कोरोना के टाइम पे, कि अल्कलाइन खाना खाइए आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अल्कलाइन खाइए। तो हमारी बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, हमारा खून अल्कलाइन है, हमारी बॉडी की तासीर अल्कलाइन है। अब मुझे अल्कलाइन का हिंदी वर्ड नहीं पता है, जैसे मुझे ये मालूम है कि एसिड होता है, तेजाब बोलते हैं, एक न्यूट्रल होता है जैसे पानी है, न्यूट्रल बोलते हैं उसको, और एक अल्कलाइन होता है, मालूम नहीं, जिसको बाद में पता होगा आप बता दीजिएगा किसी को, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इस बारे में। तो ये है ये एक अल्कलाइन फूड भी है।
नेक्स्ट। यस मैम। अच्छा, अब मैं ये मतलब बड़ी अजीब सी स्लाइड है, आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें पैकेट रखे हैं, पर मुझे ये स्लाइड इतनी पसंद आई, ये मैंने फोटो खींचा। ये एक मेरी शादी उड़ीसा में हुई है, तो ये एक उड़ीसा में जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान, एक कोऑपरेटिव है, वहाँ की तस्वीर है ये। तो उस दुकान में जाके देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, वहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट, बार्नियार्ड मिलेट और कोदो मिलेट रखा हुआ था। मेरी शादी को आज 20 साल हो गए हैं, मैंने कभी नहीं सुना वहाँ पे मिलेट के बारे में, पर अब वहाँ पे भी इतना प्रमोट हो रहा है कि अब न्यूज में आने लगा है कि जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो आंध्रा से जुड़ा हुआ है। आंध्रा में मिलेट का बहुत चलन हो गया है, ये खादरवली जी की वजह से, इनके रेस्टोरेंट हो गए, ये हो गया। तो ये जो इसका बॉर्डरिंग एरिया, वहाँ पे मिलेट का बड़ा चलन हो गया। तो ये मेरे घर के पास ये दुकान थी और उसमें ये पैकेट रखे थे। मुझे इस पैकेट का ये मैसेज बड़ा अच्छा लगा। इसमें बड़ा सुंदर सा एक मैसेज लिखा है, टेक मी होम, I am safe and healthy. I am good for consumer, good for nation. Okay. तो मुझे ये मैसेज इतना पसंद आया, तो मैंने इसकी फोटो ले ली और मैंने बोला वाकई ये क्या कह रहा है, मुझे घर ले जाओ, मैं सेफ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं कंज्यूमर के लिए अच्छा हूँ, मैं किसान के लिए अच्छा हूँ, मैं अपने देश के लिए अच्छा हूँ। नेक्स्ट। यस मैम। तो बस अब मैं आखिर में आ गई हूँ, इस कंक्लूजन में आ गई हूँ कि जिस तरह से हमने देखा किस तरह से मिलेट उपयोगी हैं, कैसे हैं, तो हमें भी इनको अपने किचन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस यात्रा को ज्वाइन करना चाहिए, हमें इस मिलाप के लिए तैयार होना चाहिए, हमें इस पावर पैक्ड, न्यूट्रिशन पैक्ड, पोषण युक्त मिलेट को अपने किचन का हिस्सा बनाना चाहिए और एक रोग मुक्त जीवन की तरफ अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी अब सवाल हो तो मैं ले सकती हूँ, अगर टाइम है तो। मैंने ज्यादा तो नहीं ले लिया टाइम। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग एक्चुअली बहुत ही एनर्जाइज हो गए हैं, मिलिटाइज हो गए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी के मन में जो भी प्रश्न हैं आप मैम से पूछ सकते हैं। हमारे जो गंगा प्रहरी हैं, हेस्को से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी NMCGWI की टीम है यहाँ पे। तो आप सभी में से कोई भी यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज पूछिए। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, और खास तौर पे हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं मंडुआ, तो हम उसके साथ गेहूं का आटा भी मिला देते हैं रोटी बनाने के लिए, है ना? सब लोग यही करते हैं ना? राधिका बताइए, रामेश्वरी देवी बताइए, कैसे बनाते हो आप लोग? मंडुए के आटे में गेहूं का आटा मिला देते हो ना? सावित्री जी, है कि नहीं? और झंगोरा जब बनाते हैं तो उसके साथ भात भी खा लेते हैं थोड़ा, या कोदे की रोटी भी खा लेते हैं। तो क्या हम लोग एक साथ इस तरह से खाना चाहिए कि भात खा लिया, कोदे की रोटी भी खा ली, दिन में पहले एक कोदे की रोटी खा ली जिसमें गेहूं भी मिला हुआ था, और फिर भात दाल खा लिया? तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जो कि मैं कवर नहीं कर पाई एक्चुअली। अगर मुझसे आप आइडियली पूछे, मैं मल्टीग्रेन्स के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हमारे डॉक्टर खादरवली जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है वो इनके अगेंस्ट है। उनका कहना ये है कि हमको 2 तरह के अनाज नहीं मिलाने चाहिए, और वाकई नहीं मिलाने चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जो है अनाज की एफिशिएंसी कम कर देते हैं। जैसे कि मुझे मिनिमम कुछ अमाउंट का अनाज चाहिए मेरी बॉडी की सफाई के लिए, तो मुझे उस दिन बस वही अनाज खाना है। फॉर एग्जाम्पल जो झंगोरू है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, जो पेनक्रियाज वगैरह है, हमारे बॉडी खून के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मैं थोड़ा सा वो खाऊंगी और थोड़ा सा भात खाऊंगी, तो मैं अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रही हूँ। एक तो दोनों का डाइजेशन टाइम अलग है, भात पहले पच जाएगा, झगोरू धीरे धीरे पेट में ही रहेगा, उल्टा वो मेरे लिए गैस क्रिएट करेगा। एक जगह मेरा ग्लूकोज बढ़ गया और दूसरी जगह अभी मेरे पेट में प्रक्रिया ही चालू है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक अनाज एक बार में ही खाना है। स्पेशली जैसे झंगोरू वगैरह हो गए, बल्कि झंगोरू आपको हफ्ते में 2 दिन खाना है। क्या होगा कि आपको पहले, क्योंकि आप इतना अमाउंट 2 ही दिन में खा पाएंगे कि आपकी पूरी उन सेल्स की सफाई हो पाए। तो इसलिए जो है कोशिश यही की जाए, कोशिश क्या, मैं मतलब कि पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ ये कह रही हूँ कि आपको 2 तरह के अनाज मिक्स नहीं करने। और जैसे कि मंडवे की रोटी की बात है, हम लोगों को मंडवे की रोटी बनाना में मुश्किल लगता है, तो हम उसमें थोड़ा सा गेहूं का वो डाल देते हैं। ट्रांजिशन पीरियड में जब आप सीख रहे हैं रोटी बनाना, बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तब आप थोड़ा आटा डाल सकते हैं, पर
आगे चल के वो नहीं डालेंगे। सिर्फ ट्रांजिशन में जब आप अपनी लाइफ में, जैसे कि जहां तक मेरा बेटा है, मेरे बेटे को गेहूं की रोटी ही चाहिए, तो मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा गेहूं भी डाल देती हूँ मिलेट में, कि कम से कम उसके थोड़ा सा ऐड हो जाए। पर वो अभी ट्रांजिशन में, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा करना। पर ट्रांजिशन पीरियड में आप अपने लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए, वो टेस्ट डेवलप करने के लिए डाल सकते हैं। पर आपकी बॉडी के लिए वो एक कंफ्यूजन है, आपकी बॉडी उसको अलग अलग टाइम में पचाएगी, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिए। और फिर हम क्यों गेहूं डालें जब हमें पता है कि उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे तो हम फिर कोई भी जहर अपने खाने में डाल दें। मैं गेहूं को जहर नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट ये कह रही हूँ कि जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले उससे। तो ग्रेन्स ना ही मिलाएं तो ही अच्छा है। शुरुआत में थोड़ा रोटी बनाने में अगर तकलीफ हो रही है, एक आध चम्मच की रोटी बनाना आसान हो जाए, पर धीरे 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 उसको छोड़ते जाइए। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी कि आप, हमारे जो लोग हैं गंगा प्रहरी, खास तौर पे जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, हेस्को की टीम है, आप लोग भी अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइए। यहाँ पे मैं 1 सेकेंड, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे रुचि मैम कह रही है, मैं स्पेशली उन लोगों से कुछ सुनना चाहूंगी, कुछ उन लोगों से जानना चाहूंगी जो लोग थोड़ा खेती से भी जुड़े हैं, जो इन चीजों के करीब हैं, उनके अपने क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग क्या जूझ रहे हैं। क्योंकि मैं उन्हीं के थ्रू जानना चाहूंगी। आप प्लीज खुल के बात कीजिए, अच्छा लगेगा जान के, हमें भी एक थोड़ा ज्ञान होगा कि आप लोग क्या फेस कर रहे हैं इसको खाने में या उगाने में। ठीक है जी। उससे पहले संगीता, डॉक्टर संगीता, आप कुछ पूछ रही थी। जी हाँ डॉक्टर दीपिका, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ अनुपमा मैम से। मैम, हम लोग आजकल न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ रहे हैं कि किनोआ जो डाइट खाना चाहिए करके, वो जैसे आपने अभी 3 डिफरेंट मिलेट्स कैटेगराइज किया था, और ये जो हीलिंग इफेक्ट वाला, तो उसमें किनोआ जो है कौन से मिलेट्स में आता है और उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है इसको खाने में? क्योंकि मार्केट में तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। एग्जैक्टली तो क्या करते हैं कि 1 वीक खा के फिर छोड़ देते हैं। तो हाँ देखो सबसे पहले तो किनवा हमारा लोकल ग्रेन है ही नहीं। हाँ, जैसे किनवा हो गया और चौलाई है ना, अमरंथ बोलते हैं जिसको हम, चौलाई और किनवा ये एक ही फैमिली के। किनवा विदेशी है, चौलाई हमारा देसी है। पर किनवा, चौलाई, बकवीट जिसको कुट्टू बोलते हैं, ये जो है ये एक्चुअल ग्रेन्स नहीं है, ये स्यूडो ग्रेन्स है। हम इनको मिलेट में रख सकते हैं, पर ये ग्रेन्स नहीं है, ये पौधों के बीज है। ठीक है, पर इनकी क्वालिटी ग्रेन्स जैसी है, इसलिए इनको ग्रेन्स कहा जाता है। बकवीट को बकवीट कहा जाता है, वो व्हीट नहीं है एक्चुअली, कुट्टू जिसको हम बकवीट बोलते हैं। किनवा ना केवल बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ये हमारा लोकल अनाज नहीं है। 200-250 रुपए किलो से ज्यादा यही आई थिंक इसकी कीमत है। जो अगर आप किनवा खाना चाहते हैं उससे अच्छा आप चौलाई खाओ, चौलाई में वही गुण है, सेम फैमिली है। पर मैंने इनको सूडो ग्रेन्स बोला जाता है, ये मिलेट की कैटेगरी में डाल देते हैं लोग, पर इनको नकली ग्रेन बोला जाता है, सूडो ग्रेन बोला जाता है हमारे लिए अच्छा, पर ये हमारे देश का नहीं। तो जब आपके पास अपने देश में इतने ऑप्शन है तो ये किनवा क्यों लेना है आपने, है ना? जी मैम, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। जितने भी लिस्ट आपने दिया है, देहरादून में तो उतना नहीं मिलता है, तो हमें रोटी बनाने के लिए कौन सा हमें मिलेट्स हम लोगों को ऑप्शन लेना चाहिए जो इजीली अवेलेबल है देहरादून मार्केट में? देखो संगीता, हम लोग आज यहाँ इसीलिए जमा हुए हैं कि हम लोगों को इसको एनकरेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जब होगा तब होगा, मैं आपकी बात भी जान रही हूँ। और जहां तक कि रोटी बनाने का सवाल है, रोटी तो मंडवा इजीली अवेलेबल है, पर आप एक ही तरह की रोटी नहीं खा सकते ना, हमें इसमें भी डाइवर्सिटी लानी है, हमको इसमें भी वैरायटी लानी है, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी होगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी के लिए फायदा होगा। मंडवा इजीली अवेलेबल है, घर घर में उगता है, मतलब कि हर दुकान में आसानी से मिल जाता है। आप उसकी रोटी बना सकते हो, पर उसका टेस्ट आपको एकदम से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो काले से रंग का होता है थोड़ा, लाइक उसको धीरे धीरे आपको वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरे जो अनाज है, जो मैंने कहा झंगोरू वगैरह, इनकी भी जो है, जब आप पीसेंगे इनकी भी रोटी बन सकती है, पर उसकी एक थोड़ी टेक्निक है, जिसको जैसे जैसे मैंने अपने को मिलेट शेफ इसीलिए बोला कि उसकी एक टेक्निक से उनको बनाया जाता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग मतलब एक तरीका होता है जिससे उसे बनाया जाता है। तो आप उनसे भी रोटी बना के खा सकते हैं, झंगोरू बोलते हैं उसको, झंगोरू भी आपको देहरादून में मिल जाएगा। और जो नहीं मिल रहा आज की डेट में, मैंने ये 5 मिलेट
मेरे डेली के रूटीन में मैंने डाल दिए हैं। 2-3 मिनट तो मुझे यहीं से मिल गए हैं, बाकी जो है मैं ऑनलाइन मंगा रही हूँ। पर ये सुविधा हाँ सबको नहीं है, पर आप जैसे जो लोग शहर में रह रहे हैं, आप लोगों को ये सुविधा है। ये डेफिनेटली आपको रोज के आटे चावल से थोड़ा महंगा पड़ेगा, और उसका कारण यही है क्योंकि लोग उगा नहीं रहे हैं। जब हम लोग खाने लग जाएंगे, जब इसकी डिमांड होगी, जब कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा। इसलिए हमको ग्रास रूट लेवल में बात करना है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे वो लोग जो थोड़ा बहुत खेती से जुड़े हैं, वो इस बात को जाने कि बेचने के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए इसको उगाएं। तो जो आपका सवाल ये है कि आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, लोकली आपको झंगोरू मिल जाएगा, अब तो कोणी भी मिल रहा है। अब जिस फार्मर से मैं ले रही हूँ, उन्होंने बिहारीगढ़ में सारे ये उगाए थे, वो जो है साउथ से प्रोक्योर करके यहाँ पे दे रहे हैं। तो देहरादून में थोड़ा बहुत चलन आ गया है, लोग जानने लगे हैं और बिक भी रहा है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन तो है ही। मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं रामेश्वरी जी से आग्रह करूंगी, आप भी बताएं, जैसे कि मैम कह रही हैं आप स्वयं आप लोग खेती भी करते हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं। तो आप बताएं कि आप मिलेट्स में कौन कौन सी चीजें उगाते हैं। मैम हम जैसे कि मंडुआ है, मंडुआ उगाते हैं। जैसे मंडुआ की रोटी बनाते हैं तो हम सुबह सिर्फ नाश्ते में ही मंडुआ की रोटी को खाते हैं, पूरे दिन या शाम के खाने में नहीं खाते हैं मंडुआ की रोटी को। कहते हैं जब सुबह खाएंगे तो यह है कि पूरे दिन के लिए उसका आहार बढ़िया रहता है। मतलब हाँ, मतलब वो देर से पचती है, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है ना? हाँ जी, हाँ जी। फिर शाम की तो और कुछ खा लेंगे, लेकिन मंडुआ बस एक ही बार खाते हैं सुबह सुबह। और मंडुए में खाली मंडुए की रोटी बनाते हैं, कुछ मिला के बनाते हैं? नहीं, कभी कभी मिला भी देते हैं, पर लेकिन अभी अभी मैम ने जो बताया कि मिला के नहीं खाना चाहिए, आज के बाद नहीं खाएंगे मिला के। तो और क्या बनाते हैं मंडुए का रोज के खाने में? हाँ जी, सुबह मतलब वो भी सर्दियों में, इस टाइम नहीं, सर्दियों में ज्यादा खाते थे 4-5 महीने। इस टाइम तो कहते हैं कि गर्म होता है, इसलिए ऐसा नहीं खा पाते। हाँ, मैं यही बात करने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। साउथ इंडिया में देहरादून से उत्तराखंड से ज्यादा कहीं गर्मी है, 12 महीने ये खाया जाता है। बल्कि उनका कहना है रागी की ठंडी तासीर होती है। सिर्फ आपको उसका खाने का तरीका बदलना है, जो कि हमें सीखना है। धीरे धीरे हम आपको धीरे धीरे ये सिखाएंगे कि किस तरह से मंडुए को आप गर्मियों में 12 महीने खा सकते हैं और किस तरह से वो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, उससे ज्यादा आप झंगोरू में जोर दीजिए। झंगोरू जो है वो जो है आपके लिए हीलिंग वो है। अपने चावल बदल के झंगोरू खाइए, और झंगोरू से सब कुछ बनता है, सब कुछ बनता है उससे। खीर भी बन जाती है झंगोरू की, पहले छोटे में खाई हुई, अब तो नहीं खाई, लेकिन मम्मी बनाती थी तब झंगोरू की खीर खूब खा रही। अरे हम तो बड़ी बड़ी पार्टियों में झंगोरू की ही खीर खिलाते हैं लोगों को कि भाई ये अच्छी चीज है, हेल्दी। और अनुपमा मैडम से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है झंगोरे की बनाने के लिए, जो कि फोन पे उनसे पूछ पूछ के सीखी। लेकिन जब हमारा वर्कशॉप चलेगा तो धीरे धीरे वो आप लोगों को भी सिखाएंगी। हाँ जी मैम, हाँ जी। बाकी सब मैडमों को मेरे नमस्ते, मैंने पहले भी कहा था। नमस्ते सब मैम को नमस्ते, दीपिका मैम को भी नमस्ते। नमस्ते। आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा आज। देखिए आज जो बात मैडम कर रही है इसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमारी अपनी सेहत, अपने घर का अनाज, एक तो वो फायदा है। दूसरा, अगर हम ये अपने प्रदेश के अनाज को हम गंगा प्रहरी प्रमोट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम पूरे साल में मंडुआ और झंगोरा खाते हैं और इसको इस तरह से खा सकते हैं, और इसको जिस तरह से हम लोग खा रहे हैं उससे हम ज्यादा सेहतमंद हो रहे हैं, हम लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, तो और लोग भी बहुत प्रेरित होंगे इसको इस्तेमाल करने के लिए और उगाने के लिए। तो गेहूं चावल उगा के उत्तराखंड की खेती को कुछ नहीं मिलने वाला। लोग बाहर नीचे ही जाएंगे, पलायन ही करेंगे, बाहरी नौकरियां ढूंढेंगे, ना सेहत ना पैसा। लेकिन अगर हमने अपने अनाज कोदा, झंगोरा, कौड़ी, इसकी जो डिमांड है लोगों के अंदर पैदा कर दी कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है। किनुआ के बारे में अभी संगीता मैडम ने पूछा, क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका प्रचलन करा। अगर इसका प्रचार प्रसार हम उत्तराखंड के लोग कर दें कि भाई ये तो दवाई है, ये तो किनुआ तो कुछ भी नहीं है। आज 300-400 रुपए किलो किनुआ बिक रहा है। अगर हम अभी ऑनलाइन झंगोरा और कोदा खरीद रहे हैं तो 100 रुपए, 120 रुपए या 140 से कम नहीं। बासमती चावल से महंगा है झंगोरा आज के दिन। हाँ जी, हाँ जी, आप समझिए क्यों है। अब ना झंगोरे को भी उगाएंगे, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से सब घर में आ गए, तो अब तो करेंगे काम ऐसी बात है। और इसके देखिए, इसमें आपको हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आपको संध्या मैडम बताएंगी या हेमलता मैडम बताएंगी कि आप लोग इससे इस तरह की चीजें भी बनाएं जो बच्चे पसंद करते हैं, केक, बिस्कुट वगैरह। वो तो बाहर वालों के लिए,
लेकिन आपके लोगों को दिखाना है आपने कि हम स्वस्थ हैं, हम इन्हीं चीजों से अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। वो अनुपमा मैडम आपको सिखाना चाहती है कि अपने पे आजमाइए, तभी तो आप लोगों को बताएंगे। हाँ जी मैम, ठीक है। धन्यवाद रामेश्वरी जी। अभी मैं देख रही हूँ रंजना कुकरेती मैडम, ये हेस्को से हैं और ये हमारी रिसोर्स पर्सन भी रही हैं। इन्होंने हमारी जो महिला गंगा प्रहरी स्वयं सहायता समूह है, इनको अकाउंटेंसी में ट्रेनिंग भी दी है। तो रंजना मैम, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्ते। मैं रंजना हेस्को से। हेलो, रंजना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने कहा यदि पॉसिबल है तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। रूबरू हो जाएंगे। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैम, जैसे रामेश्वरी जी ने बोला कि ये बिल्कुल पहाड़ के लिए एक सच्चाई है कि ये भ्रांति है। इवन खुद हमारे घर में, क्योंकि हम पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा क्या है कि हमने अक्सर ये देखा है कि जो ये झंगोरा, जो कोदे की रोटी जो हम बनाते हैं, तो अक्सर जो है हम उसे सर्दियों में ही बनाते हैं और आमतौर पे सभी लोग इसे सर्दियों में ही खाना पसंद करते हैं ज्यादातर, और मिला के ही खाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ क्या है, उत्तराखंड में तो लोगों के परिवार काफी बड़े हैं, तो इसमें क्या है कि कोदे की अकेली रोटी, सिंगल रोटी बनाना थोड़ा काफी मुश्किल का काम है, जो आमतौर पर लोगों को देखा जाता है। जिसकी छोटी फैमिली है तो उनके लिए तो वो समस्या नहीं है, वो 2 या 3 लोग परिवार में है। लेकिन जिनके परिवार बड़े हैं और गाय का भी और अन्य उनकी खेती का काम है, तो वहां पर उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए मैम वो प्रिफर करते हैं कि वो उसके साथ मिलऊ रोटी, जिसको हम पहाड़ में बोलते हैं मिलऊ रोटी, वो उसको बना देते हैं बेसिकली ना। अब वो इजी भी हो जाता है तो उसको वो खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मैम क्या है कि ये सर्दियों में ज्यादा खाना मतलब प्रेफर करते हैं कि सर्दियों में ही हम इसको खाओ। इसमें मैम एक छोटा सा मैंने एक अपनी खेती, क्योंकि मैं खेती करती हूँ, तो इसमें क्या है, हम लोग वैसे जो है वेजिटेबल कल्टीवेशन और साथ ही साथ गाय वगैरह जो है हमारी, और साथ में धान और गेहूं के साथ साथ फूल की खेती, ये सब हम एक मिक्स क्रॉप को करते हैं। तो उसमें क्या किया था कि अक्सर आप देखेंगे कि खेती जो है, अब लोगों के पास लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होने लगी है, खेत हमारे पास नहीं बच रहे। तो उसके लिए जो हमारी जितनी भी मेड़े होती है, मेड़ों में भी हम इसका ये झंगोरा कोदा बो के अपने परिवार के लिए भी और साथ ही बेचने के लिए भी हम इसको बो सकते हैं। मतलब जितने भी लोग खेती कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ पे यहाँ पे जुड़ी हुई महिलाएं हैं या खुद हम, तो उसके जितनी बंड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जितनी भी मेड़े हैं उसमें हम धान के साथ इसे लगा दें, या अगर धान नहीं, पूरे खेत, हमारे पास खेत की लैंड होल्डिंग छोटी है तो इसको भी हम इसे यूज कर सकते हैं। हेलो जी मैम, जी मैम। हाँ जी मैम, आपकी आवाज कट। हेलो, हाँ दीपिका। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ दीपिका, बाकी लोगों से पूछो जो उत्तरकाशी से लोग हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। और हेस्को से अगर कोई है, और रंजना खासतौर पे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग ने चक्राता और कालसी ब्लॉक की तरफ बहुत काम है आप लोगों का, तो वहां पे किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग बहुत एक्टिव हैं और बिजनेस खेती से बहुत पैसा कमाते हैं, तो वहां के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करिए। हाँ, कौन है? और हेस्को से निम्मी दिख रही है मुझे? हाँ जी। हाँ बताओ। हेलो मैम, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं निम्मी जोशी हूँ और मैं हेस्को से हूँ। जैसे कि मैं रुचि मैम ने अभी पूछा है कि चक्राता के साइड हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग चक्राता में ही काम कर रहे हैं। तो वहां पे ये कोदा और झंगोरा वो लोग नहीं उगाते हैं। वहां पे वो ज्यादा जैसे सब्जियां उगाते हैं, और ये कोदा झंगोरा तो वहां पे वो अभी तक नहीं उगा रहे। तो अभी हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं इस चीज को लेके, और उनको इस चीज को वो बढ़ाएं और उगाएं, इसके लिए हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे अभी तक जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम नागथा चक्राता के नागथा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 10 गांव वहां पे अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उनके साथ हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं इस चीज को लेके, और आगे भी करेंगे उनके साथ। अभी हमने बताया ही है इसके बारे में, तभी वहां पे अभी ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है।
ज्यादातर वहाँ पे सब्जियां और आपका फ्रूट्स वगैरह ये ज्यादा वो ग्रो करते हैं वहाँ पर, इसी से वो अपनी अर्निंग भी करते हैं। तो ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जैसे आप कह रहे हैं चक्राता में मतलब कि मेजोरिटी नहीं कर रही है ऐसे, पर क्या होता है कि शैलाकुई के पास ना एक मेला लगता है हफ्ते में एक दिन या कभी, तो वहां से चक्राता से स्पेशली कुछ पहाड़ से दूर पहाड़ से लोग आते हैं और वो बहुत बेचते हैं झंगोरू वगैरह। वो झंगोरू और वहाँ का लोकल अनाज लेके आते हैं, वो बेचते हैं और वो इसी कॉस्ट में बेचते हैं जो कि आपको यहाँ मिलता है, मतलब 140 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। पर हाँ, वो मेजोरिटी में नहीं हो रहा है, पर अभी भी मेरे ख्याल से कुछ पॉकेट्स में लोग उगा रहे हैं, पर कमर्शियली नहीं उगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कमर्शियली नहीं उगा रहे हैं। और जिस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, मैं नागठाट की बात कर रही हूँ, वहाँ पे हम 10 गाँव में जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे अभी मोस्टली ये लोग नहीं उगा रहे हैं इस चीज को। वहाँ पे अरबी, अदरक आपका इस तरीके का ज्यादा वो करते हैं वहाँ पे। और आपका दालें वहाँ पे उगाते हैं वो लोग। पर मंडुआ और झंगोरा अभी तक वहाँ पे जितना मैंने देखा है वो अभी तक वहाँ पे नहीं उगा रहे हैं। और आगे हम इस चीज को लेके देखते हैं, उनके साथ में काम करते हैं। मैम, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था अनुपमा मैम आपसे, कि जैसे कि मेरी मदर इन लॉ है, वो डायबिटीज है, तो वो ये मंडुआ खाती ही है, तो क्या उन्हें खाना चाहिए इस चीज को, अभी भी खाना चाहिए क्या? वो डायबिटिक हैं तो उन्हें खाना चाहिए। मंडुए से ज्यादा अच्छा झंगोरू है। झंगोरू जो है, झंगोरू क्या करता है, वो आपके उन्हीं एंडोक्राइन सिस्टम में काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मींस जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। और डायबिटीज जो है, इंसुलिन एक आपका डक्टलेस ग्लैंड का ही रोग है, तो उनको झंगोरू खाना चाहिए डेफिनेटली। अगर वो अपने लाइफ से आटा और चावल हटा, सबसे बड़ा मिथ ये है कि डायबिटिक जो है रोटी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी खा सकते हैं। इट इज अ मिथ। डायबिटिक मैं कहती हूँ एक बार चावल खा लो पर रोटी मत खाओ, ठीक है। तो आप जो हो झंगोरू की, उनको झंगोरू का भात दीजिए, भात की जगह झंगोरू दीजिए, और मंडवे की रोटी दीजिए, सब्जियां काट के दीजिए खूब सारी मंडवे की रोटी में। तो आप मंडवे की रोटी और वो लगातार खा सकते हैं, अपने स्टेपल डाइट बना सकते हैं। और अगर आपको मिल सके तो बाकी जो है, अब तो जैसे कि मैंने कहा ऑनलाइन का प्रचलन है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे गढ़वाल में होने के बावजूद भी नहीं उग रहा है और लाइक लोग नहीं उगा रहे हैं, तो बाहर से भी आप ला सकते हैं। आप अगर मिलेट्स में अपने मदर को ले आएंगे तो डेफिनेटली उनका शुगर लेवल इंप्रूव होंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये जो है दूसरी चीज ये कि जो हम जहाँ अनाज की बात कर रहे हैं, एक चीज और भी है। जैसे कुछ हमारे पुराने अनाज थे ना, जैसे कि चावल हो गया या गेहूं हो गया, हम आज के अनाज की बात कर रहे हैं जो हमें आज मिल रहा है, पॉलिश्ड हाइब्रिड। पर जो हमारे पुराने चावल हुआ करते थे, मोटे चावल जो खाए भी नहीं जाते थे, लाल चावल होते थे, ये होते थे, वो आप कभी कभी खा सकते हैं क्योंकि वो एंशिएंट ग्रेन्स हैं, उसमें फिर भी फाइबर की। अनपॉलिश्ड, याद है हम लोग हाथ से कुटा हुआ चावल खाते थे, अनपॉलिश्ड चावल खाते थे, लाल चावल जिसको, हाँ, जिसको लाल चावल बोलते हैं। और हाथ से कुटा हुआ चावल जिसका छिलका निकला होता था, उसमें फाइबर की मात्रा बनी रहती थी। फाइबर कम है पर फिर भी फाइबर रहेगा। तो अगर आप चावल भी खा रहे हैं तो एंशिएंट ग्रेन्स आपको पुराने चावल मिलते हैं तो बात अलग है, जैसे पुराने जमाने में लोग खाते थे। हमें आजकल वो कहाँ मिल रहा है, सब पॉलिश्ड मिल रहा है। तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम मिलेट्स खाएं, मिलेट्स को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करें। है ना? हाँ, तो आप झंगोरू और कोदा तो कीजिए ही क्योंकि ये लोकली मिल रहा है। उसके अलावा बाकी चीजें भी धीरे धीरे जो है इंक्लूड कीजिए, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। और सिर्फ इसमें थोड़ा कुकिंग ट्रिक्स हैं, मतलब रोजमर्रा का जो खाना है हमें इनसे बनाने में झंझट लगता है। एक बार आपको टेक्निक आ जाएगी, आप लोग कुकिंग सीख जाएंगे इनकी। ये मुझे बाद में पता चलेगा आप कितना इंटरेस्टेड हैं, क्या है, तो ये बाद में हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं कि जो हमारा रोज का खाना है इनसे कैसे बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अभी हमें झंझट लगता है, मुझे भी बहुत झंझट लगा शुरू में, अब धीरे धीरे आदत हो गई है, तो हो रहा है सब कुछ। जैसे कि रामेश्वरी दीदी ने कहा था ना कि वो वे में आटा मिला के, तो मेरी मदर इन लॉ भी वैसे ही इस रोटी को बनाती है, उसमें आटा मिला के ही उस रोटी को बनाती हैं और तब वो खाती है उससे। तो अब में आ गया है कि उसमें हम लोग वो ना मिला के, हाँ, आटा एक ग्रेन खाइए, आटा ना मिलाइए उसमें, ठीक है, मतलब बिना मिलावट के खाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू मैम। ये मनोज निषाद हैं हमारे गंगा प्रहरी हरिद्वार से, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मनोज। मैम प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। मैम एक रिक्वेस्ट थी, जैसे गर्मियों में हम लोग इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, अब वो अगर फॉर्मेट मिल जाए तो उसका प्रिंट आउट लेके रसोई में लगा दिया जाएगा मैम, कभी नजर जाए तो घर वालों की भी जाए तो कम से कम उनको भी याद रहे कि हमको कभी बना के खाना चाहिए। इसका फायदा क्या है? एक तो क्लास मनोज, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और दीपिका, आप अनुपमा मैम से कंसल्ट करके ना एक 10 पॉइंटर बना दो।
यस मैम, इनफैक्ट अनुपमा मैम ने ऑलरेडी अपनी रेसिपीज जो हैं वो हमारे साथ शेयर की हुई हैं, उनको फिर बायलिंगुअल करके हम सर्कुलेट कर सकते हैं। कुछ तो आप ऐसा करो कि ये बेनिफिट्स के बारे में और बीमारियों के बारे में जो बताया, पहले तो एक फ्लायर वो बना दो, और रेसिपीज के बारे में तो खैर अनुपमा मैडम अब हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, तो वो धीरे धीरे हम अभी तो ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन साइट प्रपोज था, और पहला वर्कशॉप हमने गंगा भोगपुर में ही करना था और उसके बाद उत्तरकाशी में करना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन आगे जाके जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो हम इसको भी करेंगे। और जहां तक इन्हें गर्मियों में खाने का सवाल है, कल की एक रेसिपी ऐसी होगी जिसमें आप उससे उस तरीके से बनाएंगे तो आप गर्मियों में खा सकते हैं। ठीक है, हम कल बात करेंगे, जब गट माइक्रोबायोम की बात करेंगे तो एक रेसिपी आप कल ही सीख जाएंगे, और एक बार ही आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप मुझे सिखाने लग जाएंगे नई नई चीजें, आप देखिएगा। जी, एक बार मैं उत्तरकाशी से राधिका या फिर सावित्री जी आपसे पूछना चाहूंगी कि वहां पे मिलेट्स का कैसे अभी भी उगाते हैं या नहीं उगाते, यदि उगाते हैं तो कितने मात्रा में उन्हें उगाया जाता है, और उसका कंजम्पशन, उसका खपत किस तरह से है। हेलो मैम नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। हाँ जी मैम, हमारे यहाँ ये कोदो झंगोरो सब उगाया जाता है और इसके अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, पर हम लोग वही है ना कि खाते नहीं है। गायों को खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, उसको खिला देते हैं। हाँ, उसके लिए अब आप खुद खाइए उसको। आज से पता चल गया है कि इसमें क्या है। हमें इसका हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि 30 रुपए किलो दे देते हैं उसको। बस हमें भी भेजिए, फिर हमारे लिए भी भेजिए, हम तो 100 रुपए किलो ले रहे हैं। हमारे लिए भेज दो, हम 150 रुपए किलो खरीद रहे हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे खिला देते हैं मैम उसको। और आज पता सबसे बड़ी बात मैम ये भी पता चल गया कि हमें इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं, क्योंकि हम आजकल हम बोलते हैं कि आजकल गर्मी है, हम नहीं खाएंगे, सर्दियों में खाएंगे इसको। सर्दियों के लिए हम तो आजकल खा रहे हैं बंडवे की रोटी। मैम हमने तो सर्दियों के लिए रखा हुआ मैम। आप निकालिए, गर्मी में भी खा रहे हैं भाई कोदा झंगोरा, और तुमने सर्दियों के लिए रखा हुआ है। मैम भेज देंगे आपके लिए भी। ठीक है, ठीक है, पहले अपने आप खाओ और स्वस्थ बनो भाई, और आप आसपास के लोगों को भी ये प्रेजेंटेशन दे देना है तुम लोगों ने, समझ गए। रामेश्वरी देवी जी, राधिका, आप लोगों का ये काम है कि अपने गांव में भी इस तरह का प्रेजेंटेशन और टॉक देनी है तुम लोगों ने महिलाओं को। अभी नहीं, अभी तो आप कोरोना काल में अपने घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, लेकिन फोन फान पे जब बातें करते हो तो यही बातें करो भाई। जी मैम, एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ। दरअसल पहाड़ों में ये बहुत मिथ है कि जो कोदा होता है वो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाता, और इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और नहीं खिलाया जाता। प्रेग्नेंट लेडीज को खास तौर पे बिल्कुल नहीं खिलाया जाता है। कुछ अनाज ऐसे हैं, तो मोटे अनाजों के लिए पहाड़ों में तो बड़े मिथ है, लोग खाना पसंद नहीं करते हैं इसे, जो और इसीलिए लोगों ने उगाना भी बंद कर दिया है। कैश क्रॉप की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग, जो कि तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही घातक है, और लोगों का प्रैक्टिस खत्म हो रही है इसको। ये बिल्कुल जो है, हम लोग बहुत मिथ में, ये अवेयरनेस की कमी है, मिथ है जो इस अनाज के बारे में। तो दुख की बात यही है कि हम लोग नहीं जानते हैं। अब मुझे भी बहुत कुछ अभी जान के इसके में ट्रेनिंग करके इसके बारे में पढ़ के पता चला। मुझे भी याद है बचपन में यही बोला जाता था कि कोदा आप सिर्फ जो है सर्दियों में ही खाएंगे, वो सर्दियों के उसकी, पर कोदे की तासीर ठंडी है। आपको पता है फिंगर मिलेट, इसकी तासीर ठंडी है, ये सबसे बड़ा मिथ है। और प्रेग्नेंट लेडीज को मैं, जो मेरी तीसरे दिन की क्लास है, हम लोग फिंगर मिलेट के बारे में बात करेंगे, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, तब आप देखिएगा कि प्रेग्नेंट लेडी को उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ ये अपना एक स्टडी भी शेयर करना चाहूंगी, जो कि उत्तराखंड स्पेसिफिक ही है, और इनफैक्ट वो पेपर हम लोग सबमिट भी कर रहे हैं। कई जगह से रिजेक्ट हो गया, लेकिन हम लगे हुए हैं। तो उस स्टडी में क्या था, वो उस बारे में मैंने बहुत चिंतन करा है, पहाड़ों में काम करा। तो एक सबसे बड़ी बात थी कि आज मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पहाड़ में कभी भूखमरी नहीं थी, है कि नहीं। कुछ ना कुछ मोटा अनाज, पतला अनाज, सब्जी भुज्जी कुछ करके हमारे यहाँ कभी कोई भूखा, चाहे वो गाय हो चाहे वो इंसान हो, भूखा कभी नहीं मरता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने ट्रेडिशनल खाना मौजूद था। लेकिन जब हमारे पास ये नीचे ग्रीन रेवोल्यूशन की आज अनुपमा ने जिक्र करा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद और खास तौर पे जब ये राशन की दुकानों का सिस्टम हुआ, जिसको कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, तो गांव गांव में गेहूं और चावल पहुंचा, जहां पे लोग गेहूं चावल बहुत कम खाते थे, क्योंकि कम उगता था। कितना उगता था गेहूं चावल पहाड़ में?
थोड़ा बहुत 2-4 खेत किसी ने लगा दिए, सेरे लगा दिए तो लगा दिए, ज्यादातर उखड़ी धान होता था। लेकिन जब ये आया तो एक तो आसान हुआ, दूसरा ये एक स्टेटस का इशू बन गया कि साहब हम तो राशन की दुकान से चावल लाते हैं, भाई हम नहीं खाते, झंगोरा तो हमारे गाय खाती है, कोदा तो मोटा अनाज है, हम तो बड़े लोग हैं, कोदा तो ये खाते हैं भाई गरीब लोग, अमीर लोग क्यों खाएंगे, वो तो राशन की दुकान से चावल लाएंगे और आटा लाएंगे वो खाएंगे। तो ये स्टेटस सिंबल होना और इसका जो है उसके बारे में ज्ञान ना होना, नॉलेज ना होना, कोई स्टडी ना होना, इसकी वजह से दो चीजें हुई। पुराने लोगों में सुना आपने कभी डायबिटीज? अपनी दादी दादाजी से जरा पूछना किस पे था डायबिटीज, मैंने तो कभी नहीं सुना। मेरे दोनों दादी दादा 88 साल तक बचे, कभी दवाई नहीं खाई उन्होंने, और अगर शायद दवाई खिलाई होती तो 2-4 साल और भी बच जाते। नहीं खाई उन्होंने, जैसे चलते फिरते थे वैसे ही गए, है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादातर ये खाने का सेवन करा, अपने घर का खाना, अपने घर की सब्जियां जिसमें कि गोबर की खाद पड़ी हुई थी, केमिकल खाद नहीं थी, अपने ही घर के फल, और यही कोदा और झंगोरा और कौड़ी और ये खाकर उन लोगों ने अपना अधिकतर जीवन काटा। आज पहाड़ में भूखमरी भी है, आज पहाड़ में बीमारियां भी हैं, और उसका मुख्य कारण है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो राशन का जो सिस्टम सरकार ने करा था, जो अमेरिका से जब एड में आया, ये गेहूं, ये PL 490 के अंतर्गत जो ये गेहूं आया, वो गेहूं को जब उसका वितरण करा गया तो वो पूरे देश में गया, और उसके साथ साथ गेहूं नहीं गया, बहुत सारी बीमारियां गई, बहुत सारे केमिकल गए, बहुत सारे पेस्ट गए, जो कि कीड़े मकोड़े और इस तरह के जो थे पेस्ट वो भी गए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मतलब यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई, इसकी वजह से हमारे पहाड़ों में आज जो है हम खतरे पे हैं। अब देखिए जब कोरोना का टाइम आया तो लोग वापस अपने गांव में वापस जा रहे हैं, तो उनके पास क्या है, और मैंने कुछ केस स्टडीज पढ़ी कि उन युवाओं ने अपने पुरानी खेती को रिवाइव करा, ये कोदू झंगोरू उगाया, इसी से कुछ कुछ चीजें बना रहे हैं, लोगों में प्रचलित कर रहे हैं। तो आप तो इसको एक दवा के रूप में प्रचलित करिए, खाने के रूप में तो लोग बहुत कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एक दवा, जो अनुपमा जी कह रही है कि आपकी रसोई ही आपका दवा खाना है, उसी पे फोकस करिए और धीरे धीरे इसको प्रमोट करिए। तो कोई जरूरत ही नहीं है लोगों को बाहर जाकर, जितना आप कमाएंगे शायद वो कमाई आप अपने घर में भी कर सकते, क्योंकि अभी बाहर की जो जाने के लिए कमाई की जो मौके हैं वो थोड़े से कम होंगे फिलहाल। तो हम लोग इन्हीं चीजों पे क्यों ना फोकस करें कि हम बैलेंस कर लें, कुछ चीजें हम बाहर बेचने के लिए उगाएं, कुछ हम अपने खान पान और स्वास्थ्य के लिए। जी धन्यवाद मैम। हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोले। आप सबको हमारा प्रणाम। हम चमोली से हैं, हमारा नाम गायत्री है, और हम भी जो कोदा झंगोरा होता है उसकी हम बहुत खेती करते हैं, मतलब हम भी करते हैं, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, खेती भी करते हैं, बहुत सारा उगा लेते हैं, पर हम लोग तो हमेशा खा लेते हैं, यूज हमेशा करते हैं कोदे, मतलब कोदे का आटा का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब अगर आप लोग बहुत सारा उगाते हैं, दीपिका आप गायत्री से टच में रहिए, तो जिस तरह की हमने वर्कशॉप्स अभी उत्तरकाशी और यहाँ पे कराई है गंगा भोगपुर में, वो हम इन लोगों के लिए भी करा सकते हैं, जिसपे हम वैल्यू एडिशन भी सिखा सकते हैं कि भाई ये अपना कुछ, और अनुपमा अभी तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगी, प्री मिक्सेस वगैरह धीरे धीरे, तो वो आप करके नीचे भेज सकते हैं बेचने के लिए भी, वो चीजें जो लंबे समय तक रह सकती है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। मैं चाहूंगी पहाड़ के लोग उन चीजों पे फोकस करें, तो उनको बनाने के बाद आप अपने लिए पहले यूज करिए, फिर जो बचता है उससे वो चीजें बनाइए और उसको नीचे भेजिए, तो उसमें बहुत ज्यादा मौके हैं उससे अच्छा पैसा कमाने। हाँ, यहाँ तो कस्टमर इसी ग्रुप में आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे, बाहर तो आप बाद में जाओगे। बिल्कुल, हम तो साउथ से मंगा रहे हैं, हम लोग साउथ से ले रहे हैं, इतना महंगे महंगे जो भी ऑनलाइन जो अनुपमा बता रही है ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया रेट। मैम हम लोग तो बहुत इजी दे, मतलब मम्मी लोग ना उनको बहुत इजी भेज देते हैं, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं देते उसको, बस उगाते हैं, थोड़ा यूज करते हैं, फिर बेच देते हैं। नहीं गायत्री, चलो मम्मी लोग जिसको देना चाहे दे दे, लेकिन आप अपने घर में इसका यूज बढ़ाओ, सब लोग इसी को खाओ, फिर जो बचेगा वो देते रहना। और अब आपको इम्पोर्टेंस पता चल गई है ना, पता चल गई ना इम्पोर्टेंस आपको, अब अवेयरनेस आ गई है, आप बताइए उन सबको। हम तो बताते रहते हैं कि उनका यूज करो, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, तो करते हैं, हमारे आसपास सब लोग करते ही हैं ज्यादातर यूज। जी बहुत अच्छा, थैंक यू गायत्री। और यदि अभी हमारे पास
1-2 मिनट का समय और है, तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, या एक कोई अपना विचार कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप में से हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे करना था एक शेयर। जैसे कि अनुपमा मैम ने कहा कि डिलीवरी के दौरान हम मंडुआ नहीं खाते हैं, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी अभी डिलीवरी हुई है, 4 मंथ का मेरा बेबी है, तो मुझे डायबिटीज हो गया था इस दौरान। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पूरा मंडवा ही खिलाया है, मंडवे की रोटी ही, क्योंकि गेहूं की बंद कर दी थी, तो मंडवे की रोटी ही खिलाई है। तो मुझे उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमें खाना चाहिए इस दौरान भी ये चीज, और ये हमारे लिए बेनिफिट है। बस मुझे ये शेयर करना था छोटा सा। बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। और अभी क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से अभी वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, बट खुशी की बात है कि हमारे पास 2 दिन का और समय है। तो कल और परसों हम दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय मिलेंगे 11 बजे, और आने वाले इन 2 दिनों में मैडम हमें अलग-अलग रेसिपी, अलग-अलग मिक्सेस, इन सब चीज़ों को बनाना सिखाएंगी, जो आप इजीली अपने घरों में, अपने किचन में बना पाएं। तो आज के लिए इस सभा को मैं यहीं स्थगित करना चाहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपमा मैम, और कल हम बहुत ईगरली आपका वेट करेंगे। थैंक यू रुचि मैम, हेमलता मैम, संध्या मैम, हेस्को के जितने भी लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, खास करके गंगा बहन। मैं ये बोलना चाहूंगी कि कल अगर आप अपने घर के परिवार के और सदस्यों को भी लाना चाहें, या किसी को अपना लिंक भेजना चाहें, आप प्लीज शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट दिलाने की कोशिश करिए। थैंक यू अनुपमा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन था ये। थैंक यू मैम सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू मैम, धन्यवाद सभी को। थैंक यू आशीष, मैम। आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू आशीष। ओके, थैंक यू मैम।